यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 151। वान हाओ, तुम्हारा गुस्सा बेकार है। एक बार ट्रीटी साइन हो जाने के बाद ये कानून से सुरक्षित है। अगर तुमने इसे मानने की हिम्मत नहीं की तो पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी, जुओ चाओ ने वान हाओ को घमंड से देखते हुए कहा। और यह मत भूलना, तुम्हारे पास अभी भी एक गैम्बलिंग ट्रीटी है जिसमें तुम्हारे हारने पर बेटिंग है, एक 1000 के ऑड्स के साथ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरी जगह एक बार फिर गूंज उठी। मुझे वान हाओ के हारने पर बेट लगाना होगा। मैं अपनी पूरी नेटवर्थ वान हाओ के हारने पर बेट लगाऊंगा। शिहुआ यूनिवर्सिटी की थर्ड ब्रांच द्वारा चुने गए एक्सपर्ट्स के साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हो। वान हाओ का हारना तय है। 1000 ऑड्स। ये पक्का प्रॉफिट है, कोई लॉस नहीं। हमें बेट लगानी होगी। वान हाओ सिर्फ मार्शल मास्टर लेवल 4 है। अगर वह दुनिया उलट पुलट भी कर दे तो भी वह हमारी शिहुआ यूनिवर्सिटी के टॉप एक्सपर्ट्स को नहीं हरा सकता, है ना? वान हाओ को हराना बस कुछ ही मिनटों की बात है। इस बार स्वर्ग हमें पैसे भेज रहा है। वान हाओ ने हमें धोखा दिया, लेकिन अब उसका काम तमाम। सब लोग, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो लगा दो। वान हाओ के हारने पर सब कुछ दांव पर लगा दो। 1000 ऑड्स। हम वान हाओ को तब तक हराएंगे जब तक उसकी पैंट न बिक जाए। ठीक है, हमें दांव लगाना ही होगा। पूरी ताकत से दांव लगाना होगा, तभी हम अपना गुस्सा निकाल पाएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सबको दांव लगाने की बात सुनकर वान हाओ इतना गुस्से में था कि उसने मुंह में खून थूक दिया और जमीन पर बेहोश हो गया। बॉस, आपको क्या हुआ है? केयान वानयांग अचानक भूत की तरह रोने और भेड़िए की तरह चिल्लाने लगा, फिर वान हाओ को उठाकर ब्लैक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की तरफ दौड़ा। वान हाओ भागने की कोशिश कर रहा है। सब लोग, जल्दी से उसे रोको! जुओ चाओ जोर से चिल्लाया। ये सुनकर सब लोग आगे बढ़े और वान हाओ को रोक दिया। भागो! क्यों भागो? वान हाओ ने शर्त खोल दी। जल्दी करो, हम शर्त लगाना चाहते हैं। यह मत सोचो कि मौत का नाटक करने से तुम बच जाओगे। जल्दी उठो और हमारी शर्त ले लो। तुमने मेरे पैसे ठगने की हिम्मत की। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी अंडरवियर भी गंवाने पर मजबूर कर दूंगा। स्टूडेंट्स ने जोश में वान हाओ को रोक दिया। उनकी नज़र में वान हाओ की किस्मत खत्म हो चुकी थी और उन्हें उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए पूरी ताकत से शर्त लगानी थी। यह उनके पैसे ठगने का नतीजा था। इस समय चेन याओ आगे बढ़ा। सब लोग, मेरा बॉस पहले ही बेहोश हो चुका है। कैसा रहेगा अगर मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए बेट लगा दूं? ये भी ठीक है। वैसे भी ये वहाँ काले और सफ़ेद रंग में लिखा है। अगर उसने भागने की हिम्मत की तो हम उसे इंटरस्टेलर फेडरेशन को रिपोर्ट करेंगे। ये सही है, मैंने इसे अभी रिकॉर्ड किया है। वान हाओ भाग नहीं सकता। अगर वह भागा तो इंटरस्टेलर फेडरेशन का पुलिस स्टेशन उसे पक्का जाने नहीं देगा। अगर उसने भागने की हिम्मत की तो वह एक आवारा चूहा बन जाएगा जो जिंदगी भर अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। जल्दी करो और हमारी बेट ले लो। मैं अपनी पूरी नेटवर्थ बेट लगा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल का ऑफिस। हुआ जिक्सु, ली हाओ और लिंग जियाओ हैरान रह गए, लेकिन उन्हें वान हाओ की तारीफ करनी पड़ी। जिस पल जुओ चाओ आया, जुए का कॉन्ट्रैक्ट सेट किया और फिर 1:1000 ऑड्स की शर्त लगाई, इन सब में से जुओ चाओ को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे स्टूडेंट्स जुओ चाओ के लिए परेशान होने लगे और यहाँ तक कि वान हाओ इस बेशर्म बदमाश से नफरत करने लगे, उसे जिंदा खा जाना चाहते थे। साथ ही इन तरीकों ने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। लेकिन तभी जुओ चाओ ने अचानक एक बड़ा उलटफेर किया, जिससे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। उन्हें लगा कि वान हाओ ज़रूर हारेगा, और वान हाओ के डर से बेहोश होने के तरीके ने स्टूडेंट्स के अंदाजे को और पक्का कर दिया, जिससे उन्हें बदला लेने का सुकून मिला। तो वे सब अपनी अपनी शर्त लगाने के लिए दौड़े। वे किस्मत बनाना चाहते थे और इत्तेफाक से वान हाओ को तब तक हारते हुए देखना चाहते थे जब तक वह दिवालिया। लेकिन इन स्टूडेंट्स को यह नहीं पता था कि भले ही वान हाओ की कल्टीवेशन सिर्फ मार्शल मास्टर लेवल 4 की थी, लेकिन जब तक वह बंदूक पकड़े रहता या मेक चलाता, उसकी कॉम्बैट पावर शायद किसी मार्शल एंसेस्टर को भी हरा सकती थी। और कंपटीशन में बंदूक या मेक का इस्तेमाल करना साफ तौर पर फाउल नहीं माना जाता था। मार्शल ग्रैंडफादर, क्या वह सच में सिर्फ 17 साल का है? लिंग जियाओ ने हैरानी से पूछा। वह सच में सोच भी नहीं सकता था कि एक 17 साल का लड़का इतना गहरा कैलकुलेशन कर सकता है। ये पूरी तरह से इन स्टूडेंट्स को जाल में फंसाने, फिर उनसे सब कुछ छीनने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, और इन स्टूडेंट्स को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। इससे पहले भी उन्होंने बहुत दिमाग लगाया था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि वान हाओ क्या करने का प्लान बना रहा है, जब तक कि आखिरी पल में जवाब नहीं मिल गया, जब उन्हें अचानक एहसास हुआ। बेशक ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे वान हाओ की कॉम्बैट पावर को समझते थे, जिससे उन्हें एहसास हुआ। लेकिन अगर वे वान हाओ को नहीं समझते तो वे उन स्टूडेंट्स की तरह होते जो सोचते थे कि उन्हें कोई बड़ा फायदा मिल गया है,
और बेवकूफ़ी में वांग हाओ के बिछाए जाल में फंस जाते। ये बदमाश तो अपने पिता से कहीं ज़्यादा डरावना है। हुआ जिक्सू ने गहरी सांस ली। वह पहले से ही पूरी तरह सोच सकता था कि कंपटीशन खत्म होने के बाद ज़िहुआ यूनिवर्सिटी की थर्ड ब्रांच के स्टूडेंट्स कितनी मुश्किल ज़िंदगी जिएंगे। प्रिंसिपल, क्या हमें जाकर स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहिए? ली हाओ को थोड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपने स्टूडेंट्स को गड्ढे में गिरते हुए नहीं देख सकता था। क्या तुम्हें लगता है कि इन स्टूडेंट्स को अभी बताना अभी भी काम का होगा? हुआ जिक्सू ने जवाब में पूछा। ली हाओ हिचकिचाया। अगर वह जाकर इन स्टूडेंट्स को बताता कि वांग हाओ मार्शल मास्टर लेवल 4 कल्टीवेशन से एक मार्शल एंसेस्टर को हरा सकता है, तो उसने अंदाज़ा लगाया कि जैसे ही वह ये कहेगा, लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। क्योंकि इंटरस्टेलर फेडरेशन के इतिहास में ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं हुई थी और वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए इन स्टूडेंट्स से सुनने की उम्मीद करना बहुत रियलिस्टिक नहीं था। वह बदबूदार बदमाश हमेशा हर जगह परेशानी खड़ी करता है। हुआ जिक्सू हंसे बिना नहीं रह सका। हालांकि वांग हाओ परेशानी खड़ी करने में बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरे एरिया में उसकी कामयाबी से वह बहुत खुश था। लिंग जियाओ ने हुआ जिक्सू की तरफ देखा, सोचा, जब तक आप बूढ़े सर खुद एक्शन लेते हैं, आप वांग हाओ के प्लान को पक्का दिवालिया कर सकते हैं। हालांकि हुआ जिक्सू का खुश चेहरा देखकर लिंग जियाओ जान गया कि इस मार्शल ग्रैंडफादर ने दखल देने का प्लान नहीं बनाया था। अल्पविराम। ब्लैक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के अंदर वांग हाओ पैर क्रॉस करके बैठा था, पैर थपथपा रहा था और घमंडी लग रहा था। उसने जियाओ बाई के लंबे कान दबाए और सिस्टम की आवाज़ आई, डिंग डोंग, होस्ट को स्कीम को सक्सेसफुली पूरा करने और 30 मिलियन विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। लेजुवान और जिया वेई वेई, दो लड़कियों ने वांग हाओ को पूजा करने के लिए देखा। इस आदमी को अब छोटा लोमड़ी नहीं कहा जा सकता था, वह बस एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी था जो बहुत हिसाब किताब वाला था। किसने सोचा होगा कि वांग हाओ ने लड़ाई शुरू करने के लिए नकली दवा का इस्तेमाल किया, और किसने सोचा होगा कि यह लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट्स को पागलों की तरह शर्त लगाने के लिए थी। बॉस, आप सच में कमाल के हैं। इस बार मेरा अंदाज़ा है कि ज़िहुआ यूनिवर्सिटी की थर्ड ब्रांच के स्टूडेंट्स के हाथ में जो पैसा है, उसका 7/10वां हिस्सा पूरी तरह से लूटा जा सकता है। कियान वानयांग ने बार बार उसकी तारीफ की। वह वांग हाओ की हाथ के एक इशारे से सब कुछ कंट्रोल करने की काबिलियत से पूरी तरह इम्प्रेस था। मैंने कहा था कि मेरा मकसद उन सबको खत्म करना है। 7/10वां हिस्सा मेरा मकसद नहीं है। वांग हाओ शरारत से हंसा। कियान वानयांग, फोरम पर जाओ और यह बात फैलाओ। सबको बताओ कि मौका सिर्फ एक बार आता है और अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो बैंक से लोन ले लो। ये पक्का प्रॉफिट है, कोई नुकसान नहीं। जितना हो सके उतना दांव लगाओ। हे भगवान, सबके दिल में पहले से ही कुछ नहीं था। इस आदमी ने सच में इन स्टूडेंट्स के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उन्हें जुआ खेलने के लिए लोन लेने के लिए भी उकसाया। शानदार, सच में शानदार। कियान वानयांग ने वांग हाओ को थम्स अप दिया, फिर खुशी खुशी फोरम पर यह बात फैलाने के लिए भाग गया। इस समय वांग हाओ ने अपने स्मार्ट ब्रेसलेट पर टैप किया और जुओ चाओ को एक मैसेज भेजा, जिसमें जुओ चाओ से कहा कि वह फ़ायदों की आखिरी लहर जल्दी से भेज दे। तुम्हारे पास कोई और शरारती आइडिया तो नहीं है ना? लेजुवान पूछने से खुद को रोक नहीं सका। वांग हाओ ने मासूमियत से कंधे उचकाए, मैंने बस देखा कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा और पैसा कमाने का फैसला किया। लेजुवान और जिया वेई वेई ने आंखें घुमाईं, इन स्टूडेंट्स के लिए दुखी महसूस कर रहे थे। वे वांग हाओ से कैसे मिले? ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप के बाहर स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप शर्त लगाने के लिए चेन याओ को उत्साह से घेर लिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पैसा इतनी आसानी से कमाया जा सकता है। अगर वांग हाओ और जुओ चाओ लड़ रहे होते तो वे इतनी बेतहाशा शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करते। आखिर वांग हाओ की साधना जुओ चाओ से ज़्यादा मजबूत थी और शर्त लगाना असल में कुत्ते को मीट बन फेंकने जैसा होता, हमेशा के लिए चला जाता। लेकिन अगर वांग हाओ शी-हुआ थर्ड ब्रांच के किसी मास्टर से लड़ रहा होता तो कोई सवाल ही नहीं था, उन्हें शर्त लगानी ही थी और उन्हें बड़ी शर्त लगानी ही थी। देखिए, शी-हुआ थर्ड ब्रांच का सबसे ताकतवर मास्टर मार्शल मास्टर लेवल 9 पर पहुंच गया था, जो वांग हाओ से 5 लेवल ऊपर था। ताकत में इतने अंतर के बावजूद अगर वे अभी भी शर्त नहीं लगाते तो वे सच में बेवकूफ़ होते। इसी समय जुओ चाओ को वांग हाओ का एक मैसेज मिला, ये जानते हुए कि अब उसके फिर से आने का समय आ गया है। सब लोग शांत हो जाओ, एक पल के लिए मेरी बात सुनो, जुओ चाओ में एक जायंट वुल्फ पर खड़ा होकर चिल्लाया। ये सुनकर पूरा सीन तुरंत शांत हो गया। जुओ चाओ ने इतनी बड़ी स्कीम बनाई थी जिससे न सिर्फ उन्हें अपना गुस्सा निकालने का मौका मिला बल्कि इतना पैसा भी कमाया। इसलिए जुओ चाओ उनके दिलों में हीरो था और उन्हें उसे मुंह की खानी पड़ी। सबको शांत देखकर जुओ चाओ को लगा कि उसका रुतबा तुरंत बढ़ गया है और उसे तुरंत जाकर वांग हाओ की पूजा करने का मन हुआ। सिर्फ वांग हाओ के साथ खेलकर उसे न सिर्फ पैसा मिला बल्कि शोहरत भी मिली और एक डायमेंशनल स्पेस भी मिला। यह एहसास सच में बहुत कमाल का था। सब लोग
क्योंकि हम लड़ने के लिए किसी को चुनने जा रहे हैं, इसलिए हमें लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा कॉम्बैट पावर वाले स्टूडेंट को चुनना होगा ताकि वह वांग हाओ को एक दमदार स्टांस से हरा सके, झुओ चाओ ने जोर से कहा। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, ऑडियंस में बैठे सभी स्टूडेंट्स ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, सही है, हमें एक मास्टर ढूंढना होगा और उसे वांग हाओ से मुकाबला करने देना होगा। हमें अपने पैसे ठगे जाने का बदला लेने के लिए वांग हाओ को ज़बरदस्त ताकत से हराना होगा। ये बात समझ में आती है। सब लोग, हमें बताओ, हमारी शिहुआ थर्ड ब्रांच में कौन कौन से मास्टर हैं? हे यू के बारे में क्या? उसकी कल्टीवेशन मार्शल मास्टर लेवल 9 तक पहुंच गई है और उसकी तलवार की टेक्निक परफेक्शन तक पहुंच गई है। जैसे ही वह मार्शल एंसेस्टर तक पहुंचेगा, वह तुरंत मेन एकेडमी में एंटर कर सकता है। जान शिंजिया भी बहुत पावरफुल है। उसकी कल्टीवेशन भी मार्शल मास्टर लेवल 9 है। उसे औरत मत समझो, वह एक ज़बरदस्त मेक वॉरियर है। मैंने सुना है कि मिलिट्री उसे रिक्रूट करने का इरादा रखती है। जांग शियाओए भी मार्शल मास्टर लेवल 9 है और एक ज़बरदस्त गनमैन है। मैंने सुना है कि कोई भी उसकी गन टेक्निक को चकमा नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्योंकि आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे चुनें, तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। झुओ चाओ ने अपने हाथ नीचे किए और कहा, मेरा सुझाव है कि पूरे स्कूल में एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन रखा जाए। पहला स्थान पाने वाला शिहुआ थर्ड ब्रांच को रिप्रेजेंट कर सकता है और वांग हाओ से मुकाबला कर सकता है। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, ऑडियंस में बैठे सभी स्टूडेंट्स ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, सही है, ज़्यादा बात करना बेकार है, बस सीधे मुकाबला करो। देखते हैं कौन खच्चर है और कौन घोड़ा। पहला स्थान पाने वाला जाकर वांग हाओ से मुकाबला कर सकता है। हम इसका सपोर्ट करते हैं। हम इसका सपोर्ट करते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेरे पास एक और सुझाव है। झुओ चाओ ने फिर से अपने हाथ नीचे किए, सबको चुप रहने का इशारा किया। हम इस स्टूडेंट को बिना किसी फ़ायदे के मेहनत करने नहीं दे सकते। तो मेरा सुझाव है कि हर पार्टिसिपेंट 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे, ऑन साइट ऑडियंस 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की एडमिशन फ़ीस दे और लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वाले स्टूडेंट्स 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट की परचेज फ़ीस दे। ये पैसा पहले स्थान के विनर के लिए प्राइज़ होगा। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, पूरा सीन तुरंत उबल पड़ा। हे भगवान, अगर आप इसका हिसाब लगाएं तो ये कितने पैसे होंगे? इस तरह, जो वांग हाओ को हराएगा उसके पास पैसा और फेम दोनों होंगे, है ना? पागलपन, सच में पागलपन, लेकिन मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। हाँ, मैंने अभी 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की शर्त लगाई है। मुझे इस थोड़े से पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हाँ, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। अब हम सब अमीर हैं और हमें परवाह नहीं है कि पैसे को क्या कहते हैं। ये बस थोड़ी सी रकम है, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झुओ चाओ ने फिर से अपने हाथ नीचे किए और शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग, मुझे लगता है कि इस कंपटीशन में हमें वांग हाओ को भी शामिल करना चाहिए। अगर वांग हाओ जीत सकता है तो ये पैसा उसका होगा। आप क्या कहते हैं? ठीक है, हमें वांग हाओ को शामिल करना चाहिए। वांग हाओ को ये देखने देना, लेकिन उसे समझ न आने देना बहुत बुरा है। झुओ चाओ, तुम बहुत बुरे हो। ये सच में बहुत घिनौना है वांग हाओ, लेकिन मुझे ये पसंद है। वांग हाओ सोचता था कि वह सदी का सबसे बड़ा ठग है, लेकिन किसे पता था कि वह झुओ चाओ से मिलेगा। क्या ट्रेजेडी है। झुओ चाओ, तुम बहुत टैलेंटेड हो। तुम हमारे हीरो हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झुओ चाओ थोड़ा मुस्कुराया, आखिरकार उसने वांग हाओ का दिया हुआ काम पूरा कर लिया। ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप के अंदर लेजुवान ने वांग हाओ को खाली नज़रों से देखा और पूछा, क्या थोड़े पैसे कमाने से तुम्हारा यही मतलब था? वांग हाओ ने एक आईब्रो उठाई, कैसा है? क्या यह मज़ेदार नहीं है? उसने अब स्वादिष्ट पाई निकाल ली थी और बस इन कॉलेज स्टूडेंट्स के लालच में आने का इंतज़ार कर रहा था। लेजुवान ने सांस छोड़ी और वांग हाओ से पूरी तरह इम्प्रेस हो गया। इस आदमी में सच में पैसा कमाने की कोई ईमानदारी नहीं थी। हालांकि इस लूटपाट की लहर के बाद यह अंदाज़ा लगाया गया था कि शिहुआ थर्ड ब्रांच के स्टूडेंट्स की जेब में पैसे नहीं बचेंगे, वे पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे और कई स्टूडेंट्स तो कर्ज में भी जी रहे होंगे। सच में बेचारे कॉलेज स्टूडेंट्स। जिया वेई ने बाहर स्टूडेंट्स को हमदर्दी भरी नज़र से देखा। वांग हाओ के हारने के बाद भी ये स्टूडेंट्स अमीर बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन किसे पता था कि यह सब वांग हाओ का लिखा और डायरेक्ट किया हुआ एक नाटक था। प्रिंसिपल का ऑफिस। ली हाओ ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, प्रिंसिपल, क्या हम बस वांग हाओ को स्टूडेंट्स के हाथों से पैसे पूरी तरह साफ करते हुए देखेंगे? वह अब अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहा था। वांग हाओ लाखों स्टूडेंट्स के साथ धोखा कर रहा था, फिर भी उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ धोखा हो रहा है और वे अभी भी अमीर बनने के सपने देख रहे थे। ऐसा लगा कि इस घटना के बाद उसे स्टूडेंट्स के सोशल एक्सपीरियंस को मजबूत करना होगा, नहीं तो स्कूल छोड़ते ही उनके साथ धोखा होना बहुत शर्मनाक होगा। हुआ जिक्सू ने अपनी दाढ़ी सहलाए और सोचा,
वजह के हिसाब से उसे इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। आखिर ये तो बस बच्चे खेल रहे थे और उसके जैसे किसी के लिए ये ठीक नहीं था। लेकिन गलती वांग हाओ की थी। ये लड़का बहुत बेरहम था। कई बार मिलकर किए गए हमलों के बाद उसने शिहुआ थर्ड ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा, जिससे पूरी तरह से उन्हें खत्म करने की उसकी चाहत का पता चलता है। और शिहुआ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और वांग हाओ के ग्रैंड टीचर होने के नाते उन्हें दखल देना ही था, नहीं तो वे इन स्टूडेंट्स को निराश कर रहे होते। और दूसरी बात, इससे ये बच्चा वांग हाओ भविष्य में और भी घमंडी हो जाता। हुआ जिक्सू ने कहा, लिंग जियाओ, जाओ साइन अप करो और इस बच्चे को मेरे लिए अच्छा सबक सिखाओ। क्या ग्रैंड टीचर चाहते हैं कि मैं साइन अप करूं? लिंग जियाओ का चेहरा काला पड़ गया। ये ग्रैंड टीचर उसे बहुत ज़्यादा समझता था। वह वांग हाओ जैसे बिगड़ेल इंसान से निपट नहीं सकता था। हुआ जिक्सू ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक एनर्जी शील्ड इस्तेमाल करने की इजाज़त देता हूं जो लेवल 4 के डैमेज से बचा सकती है। इस बच्चे की अभी की कॉम्बैट पावर से वह इसे तोड़ नहीं सकता। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और उसका दिल भी शांत हो गया। एनर्जी शील्ड के साथ सब ठीक था। उसी समय लिंग जियाओ भी वांग हाओ के साथ इस लड़ाई का बहुत इंतजार कर रहा था, देखना चाहता था कि यह राक्षस जूनियर भाई कितना डरावना है। लेकिन प्रिंसिपल, अगर वांग हाओ हार गया तो ये रकम बहुत ज़्यादा होगी, ली हाओ ने बार बार कहा। हुआ जिक्सू ने अपनी दाढ़ी सहलाई और एक पल सोचा। लिंग जियाओ, तो तुम वांग हाओ के साथ एक मैच लड़ो और इसे ड्रॉ पर खत्म करो ताकि यह तमाशा जल्दी खत्म हो जाए। हाँ ग्रैंड टीचर, लिंग जियाओ ने इज्जत से जवाब दिया। यूनिवर्स में एक खास प्लेनेट पर शी रोंगशुआन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था, वह जोर जोर से काम रहा था। उसके सामने डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर 7 डेविल्स था। क्या तुमने ही स्पेस जेम चुराया था जिससे मिशन फेल हो गया? 7 डेविल्स ने हल्के से कहा। हाँ, शी रोंगशुआन के माथे से लगातार पसीना टपक रहा था। इसी समय एक बूढ़ा आदमी पास आया और इज्जत से कहा, डेविल लॉर्ड, भले ही शी रोंगशुआन ने नियम तोड़े, लेकिन वह 2 ज़रूरी जानकारी लेकर आया। इसके तुरंत बाद बूढ़े आदमी ने 7 डेविल्स को वांग हाओ के एंटीडोट बनाने और नई स्पीशीज की खबर के बारे में बताया। वांग हाओ, 7 डेविल्स ने भौहें चढ़ाईं। उसे वांग हाओ याद आया जिसे उसने प्लेनेट तियानमिंग पर देखा था। हालांकि वह वांग हाओ को नहीं जानता था, लेकिन वह चेहरा वांग तियानी से बहुत मिलता जुलता था। वू तियानलुन को अपना ग्रैंड मास्टर कहने के साथ जवाब साफ था, वह वांग तियानी का बेटा था। बूढ़े आदमी ने पूछा, डेविल लॉर्ड, क्या हमें अभी वांग हाओ को पकड़ लेना चाहिए? आखिर एंटीडोट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वांग हाओ के हाथ में स्पेस जेम है और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ भाग गया। 7 डेविल्स ने आह भरी। वो तियानलुन से लड़ने के बाद जब उन्होंने वांग हाओ को फिर से ढूंढने की कोशिश की तो वह पहले ही जा चुका था। बेशक इसका मुख्य कारण ये था कि उनके डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड लोग थे, इसलिए वे अब तक वांग हाओ का पता नहीं लगा पाए थे। डेविल लॉर्ड, हम खरगोश के लिए स्टंप के पास इंतजार कर सकते हैं, शी रोंगशुआन बेचैनी से चिल्लाया। वांग हाओ तियानबेई यूनिवर्सिटी की 11th ब्रांच का स्टूडेंट है। वह चाहे जैसे भी भागे, वह 11th ब्रांच में ज़रूर लौटेगा। 7 डेविल्स ने सिर हिलाया, बात तो समझ में आती है। बूढ़े आदमी ने सावधानी से कहा, डेविल लॉर्ड, शी रोंगशुआन एक टैलेंटेड इंसान है। मुझे लगता है कि हम उसकी जान बख्श सकते हैं। 7 डेविल्स ने शी रोंगशुआन की तरफ देखा और हल्के से कहा, वह टैलेंटेड है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले कुछ हासिल कर पाता है या नहीं। शी रोंगशुआन बहुत खुश हुआ और जल्दी से बोला, डेविल लॉर्ड, मैंने वुनान यूनिवर्सिटी से लिंटिंग बाई नाम के एक स्टूडेंट को रिक्रूट किया है। उसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। मैं उसे वुनान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पकड़ने और फिर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए एक इनसाइडर के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा हूँ। किसी के मन में पहले भी यह आइडिया आया था, लेकिन बदकिस्मती से वुनान यूनिवर्सिटी से निपटना भी आसान नहीं है। इनसाइडर स्टूडेंट की पहचान जल्दी ही हो गई, 7 डेविल्स ने धीरे से कहा। लेकिन क्योंकि कोई तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ ये देखने के लिए कि तुम ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टूडेंट्स ला सकते हो। थैंक यू डेविल लॉर्ड, थैंक यू बॉस। शी रोंगशुआन ने कई बार सिर झुकाया, फिर इज्जत से पीछे हट गया। 7 डेविल्स ने बूढ़े आदमी की तरफ हाथ हिलाया, जाओ तैयारी करो और फिर तियानबेई यूनिवर्सिटी की 11वीं ब्रांच जाओ। वांग हाओ को मेरे पास वापस लाओ। याद रखना, मैं उसे जिंदा चाहता हूँ। हाँ डेविल लॉर्ड, बूढ़े आदमी ने इज्जत से जवाब दिया, फिर पीछे हट गया। ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप के अंदर कियू लिंगहान ने वांग हाओ को, जो दवा बना रहा था, दिलचस्पी से देखा। लेजुवान और आसपास के दूसरे लोग इतने डरे हुए थे कि वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वांग हाओ ने जो सीन खुद किया था, उसे देखने के बाद कियू लिंगहान तारीफ में ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाए।
उस तरह की कल्पनाशील प्लानिंग से बचना वाकई नामुमकिन था। अगर उसने वान हाओ की जानकारी नहीं पढ़ी होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि इसमें इतने सारे कैलकुलेशन शामिल हैं। वान हाओ ने कियू लिंगहान की तरफ देखा। हालांकि मुझे पता है कि मैं हैंडसम हूँ, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहे तो मुझे शर्म आएगी। लेकिन अगर तुम मुझे कुछ 100 इंटरस्टेलर मिसाइल दोगे तो तुम जितना चाहो देख सकते हो। लेजुवान और बाकी लोगों के पसीने छूट गए। क्या यह आदमी एक शब्द कम नहीं बोल सकता था? यह एक मार्शल सेंट थी। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वे सब खत्म हो जाएंगे। वह सच में एक बेशर्म छोटा गुंडा है। कियू लिंगहान हंस पड़ी और सिर हिलाया। इंटरस्टेलर फेडरेशन में उसे भी छेड़ने की हिम्मत करना सच में पहले कभी नहीं हुआ था। ये सुनकर लेजुवान और बाकी लोगों ने चुपचाप राहत की सांस ली। खुशकिस्मती से यह मार्शल सेंट गुस्सा नहीं हुआ। आखिर गुंडा कौन है? तुम ही वह औरत गुंडा हो जो मुझे घूर रही थी, ठीक है? वान हाओ ने गुस्से से बुदबुदाया, फिर दवा बनाना जारी रखा। जैसे ही उसके शब्द निकले पूरी जगह का माहौल फिर से टेंशन में आ गया। सबने वान हाओ को घूरा। क्या ये बदमाश जानबूझकर ऐसा कर रहा था? क्या वह तब तक नहीं चाहता था जब तक कि वह कियू लिंगहान को पूरी तरह गुस्सा न दिला दे? कियू लिंगहान मुस्कुराए और गुस्सा नहीं हुई। इसके बजाय उसने हैरानी से पूछा, अब तुम कौन सा पोशन बना रहे हो? पेट पोशन। वान हाओ ने पोशन को अपने हाथ में हिलाया, फिर उसे नूब के मुंह में दिया। नूब के एक घूंट लेने के बाद उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और फिर उसने एक ही घूंट में पूरा पोशन पी लिया। एक पल बाद एक प्यारी सी बचकानी आवाज़ सुनाई दी, डिलीशियस। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये खरगोश सच में बोला। ये डायमेंशनल स्पेस का इस्तेमाल कर पाना एक बात थी, लेकिन अब यह इंसानी भाषा भी बोल सकता था। जैसा कि फार्मासिस्ट गिल्ड के नंबर 1 जीनियस फार्मासिस्ट से उम्मीद थी। कियू लिंगहान ने वान हाओ को ध्यान से देखा। उसे लगा कि अगर वह सुम्यू को वान हाओ को यूरोपियन फेडरेशन जाने देने के लिए मना भी ले तो भी फार्मासिस्ट गिल्ड नहीं मानेगा, क्योंकि चाहे वह डायमेंशनल पोशन हो या ये सो कॉल्ड पेट पोशन, वे इंटरस्टेलर फेडरेशन में पहले कभी नहीं देखे गए थे। इससे ये भी पता चला कि फार्मेसी में वान हाओ का टैलेंट न सिर्फ मजबूत था बल्कि उसकी इनोवेटिव एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। और इस तरह की इनोवेटिव एबिलिटी ही वह टैलेंट था जिसकी फार्मासिस्ट गिल्ड को सच में ज़रूरत थी। पोशन की एक बोतल से यह बात कर सकता है। लेजुवान उत्सुकता से आगे बढ़ा और नूब के खरगोश के सिर को सहलाया। तुम क्या कर रही हो, तुम औरत गुंडी? नूब ने लेजुवान का हाथ चकमा दिया, फिर वान हाओ के कंधे पर कूदा, एक गाजर निकाली और खाने लगा। औरत गुंडी? लेजुवान के माथे पर काली लाइनें थीं। ये बात वान हाओ ने अभी अभी सीखी होगी। डिंग डिंग। इसी समय कियू लिंगहान की कलाई पर लगा इंटेलिजेंट रिस्टबैंड बजा। जब उसने उसे खोला तो पता चला कि रेलगन आ गई है। वान हाओ, तुम्हारी रेलगन आ गई है। कियू लिंगहान ने खुद को संभाला और ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप से उतरने के लिए मुड़ी। वान हाओ की आंखें चमक उठीं और वह उत्सुकता से कियू लिंगहान के पीछे पीछे बाहर चला गया। रेलगन? लेकिन बाकी सभी लोग डर के मारे चिल्ला उठे। वान हाओ असल में ब्लैक ड्रैगन पर रेलगन लगा रहा था। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? क्या वह एक मार्शल एम्परर को मारने जा रहा था या एक प्लैनेट को नष्ट करने जा रहा था? डॉट 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 डॉट। उसी समय शिहुआ की तीसरी ब्रांच में एक जबरदस्त कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हुआ। जुओ चाओ अपने शानदार योगदान के कारण एक शानदार रेफरी बन गया और उसने वान हाओ के लिए पार्टिसिपेंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम भी संभाला। लिंग जियाओ, तुम बहुत हैंडसम हो। एक के बाद एक चीखें सुनाई दीं। जुओ चाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लगभग उसकी ही उम्र का एक जवान लड़का एक ही मूव में अपने अपोनेंट को कर रहा है। खासकर उसका चेहरा, जिसमें एक सुंदर लड़के की खूबियां थीं, उसे देखकर अनगिनत फीमेल स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाने लगीं। इस आदमी की ताकत बहुत ज़्यादा है। जुओ चाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके अंदर की आवाज़ ने उसे बताया कि यह आदमी आखिरी कुछ कॉम्पिटिटर्स में से एक होगा। लिंग जियाओ की आंखें शांति से भरी थीं। उसने बचपन से हुआ जिक्सू के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की थी। उसकी नज़र और ताकत दोनों ही ब्रांच के उन स्टूडेंट्स से ज़्यादा थीं। इसलिए उसका मकसद सिर्फ वह राक्षस जूनियर भाई वान हाओ था। कुछ दिन बाद ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप पर जुओ चाओ वान हाओ के पास खड़ा था और हाल ही में कंपटीशन में आए डार्क हॉर्स लिंग जियाओ के बारे में रिपोर्ट कर रहा था। ये लिंग जियाओ बहुत ताकतवर है। पहले वह दुश्मनों को एक ही चाल में हरा देता था और मार्शल मास्टर 9th लेवल के स्टूडेंट्स को भी वह उन्हें 3 चालों में हरा सकता था, जुओ चाओ ने सीरियस होकर कहा। लिंग जियाओ। वान हाओ ने लिंग जियाओ का वीडियो देखने के लिए खोला, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद उसके मुंह के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। बॉस वान हाओ, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? जुओ चाओ ने हैरानी से पूछा। यह आदमी जो फुटवर्क इस्तेमाल करता है वह वही है जो उस ग्रैंड मास्टर ने मुझे पिछली बार सिखाया था। वान हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई।
वह सोच रहा था कि शिहुआ थर्ड ब्रांच में इतना बड़ा हंगामा करने के बाद भी बड़े अधिकारियों की तरफ से कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया। ये समझ में नहीं आया। अब जब उसने लिंग जियाओ को देखा तो उसे समझ आ गया, उस सस्ते ग्रैंड मास्टर ने उसके लिए सब कुछ ठीक कर दिया होगा। बस वान हाओ को अभी भी यह नहीं पता था कि सिलेक्शन कंपटीशन के बाद उसे फुटवर्क सिखाने वाला ग्रैंड मास्टर कौन था और न ही तियानमिंग स्टार पर मौजूद ग्रैंड मास्टर। फुटवर्क। जुओ चाओ ने एक पल सोचा, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसे वह बुजुर्ग आदमी याद आया जिसने 4 मेजर की यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कंपटीशन के बाद वान हाओ को फुटवर्क सिखाया था और वान हाओ का ग्रैंड मास्टर होने का दावा किया था। लिंग जियाओ को यहाँ भेजकर इस ग्रैंड मास्टर का क्या मतलब है? क्या वह मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है? वान हाओ ने सोचा, उसे लगा कि यह काफी मुमकिन है। बॉस वान हाओ, अब हमें क्या करना चाहिए? जुओ चाओ का छोटा सा दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने इतने बड़े आदमी का ध्यान खींचने की उम्मीद नहीं की थी। अगर उसने इतने बड़े आदमी पर बुरा इंप्रेशन डाला तो वे सच में खत्म हो जाएंगे। हमें जो करना है हम करेंगे। वान हाओ के होंठ सिकुड़ गए। वह पूरी ताकत लगाना चाहता था, लिंग जियाओ को हराना चाहता था और उस ग्रैंड मास्टर को खुद को दिखाने पर मजबूर करना चाहता था। वह देखना चाहता था कि यह आदमी असल में कौन है। अगर वह सच में एक मार्शल सेंट था तो वान हाओ को भविष्य में कुछ भी बुरा करने से पहले उसके नाम का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह वह मामले को पूरी तरह से बढ़ा सकता था और जाहिर है बहुत सारे पॉइंट्स कमा सकता था। जुओ चाओ का चेहरा परेशान था। वान हाओ उस आदमी का चेला पोता था, भले ही वह बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे उसे कुछ खास नहीं होगा। लेकिन उनके लिए जुओ चाओ क्या था? ये लिंग जियाओ बहुत ताकतवर है और वह एक जीनियस जैसा भी दिखता है। बस ऐसे ही मुझे थोड़ी देर के लिए बंद दरवाजे वाली कल्टीवेशन में जाना चाहिए। वान हाओ ने बहुत अनिच्छा से आह भरी। जिस चीज़ से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी वह थी कल्टीवेशन, पूरे दिन बैठे रहना। वान हाओ का बेबस चेहरा देखकर कियान वानयांग और आसपास मौजूद दूसरों का दिल टूट गया। दूसरों की इच्छा थी कि वे अपनी ताकत तेजी से बढ़ाने के लिए दिन में 24 घंटे कल्टीवेट कर सकें। लेकिन दूसरी ओर वान हाओ ने ऐसा बर्ताव किया जैसे सिर्फ एक दिन कल्टीवेट करने से उसे कोई बहुत बड़ी परेशानी हो गई हो। फिर भी वे वान हाओ से बहुत जलते भी थे, क्योंकि हर बार जब वान हाओ कल्टीवेटिंग पूरी करता था तो वह ब्रेक थ्रू कर सकता था और उसे अपने फाउंडेशन को बेहतर बनाने में समय लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सब कुछ अपने आप होता हुआ लगता था। खासकर इसलिए कि वान हाओ हर दिन आलसी था, फिर भी उसकी स्पीड उनसे ज़्यादा थी, जबकि वे रोज़ कल्टीवेटेशन में कड़ी मेहनत करते थे। वे ये कैसे सह सकते थे? वे चिल्लाए, स्वर्ग का दाव कहाँ है? ... तियानमिंग स्टार स्पेस जेम वाली घटना खत्म होने के बाद यहाँ व्यवस्था ठीक हो गई। बड़ी संख्या में किराए के सैनिक और स्टूडेंट तियानमिंग स्टार में वापस आ गए, ज़ॉम्बी का शिकार करने और ज़ॉम्बी का सामान लूटने लगे। एक शहर के अंदर ली युनयांग ज़ॉम्बी से जोरदार लड़ाई कर रहा था। वह 2 दिन और 2 रात से लड़ रहा था। हालांकि उसका शरीर थक गया था, लेकिन उसकी मजबूत इच्छाशक्ति उसे आराम नहीं करने दे रही थी। क्योंकि जैसे ही वह आंखें बंद करता उसे वान हाओ की याद आती, और जब भी वह वान हाओ के बारे में सोचता तो उसके दिल में हार का एहसास उमड़ पड़ता। मैं हारूंगा नहीं वान हाओ, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। ली युनयांग दहाड़ा। उसके थके हुए शरीर में एक बार फिर जान आ गई। उसने अपने हाथ में तेज हल्की बड़ी तलवार ऊंची उठाई और आगे ज़ॉम्बी की ओर तेजी से दौड़ा। ये देखकर गुवान यिंगजी, जो ज्यादा दूर नहीं थी, सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। क्योंकि ली युनयांग का टैलेंट वान हाओ के बराबर नहीं था, इसलिए वह उसका पीछा करने के लिए मेहनत, पसीना और विल पावर का इस्तेमाल करता था, और ली युनयांग सच में ऐसा करने में कामयाब रहा था। लेकिन अगले ही पल ली युनयांग ने एक बुरी चीख मारी। गुवान यिंगजी ने ऊपर देखा और देखा कि ली युनयांग ज़ॉम्बी के एक ग्रुप से घिरा हुआ है, जो उसे बुरी तरह नोच रहे थे। क्या वह अपनी लिमिट तक पहुंच गया है? गुवान यिंगजी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। एक डरावनी ची तुरंत निकली जो पूरी दुनिया में फैल गई, और ली युनयांग को नोच रहे सभी ज़ॉम्बी धूल में बदल गए और वहां से गायब हो गए। युनयांग, कैसे हो? गुवान यिंगजी जल्दी से ली युनयांग के पास पहुंची और रिकवरी पोशन की एक बोतल उसके गले में डाल दी। मास्टर, तेज रोशनी अचानक गायब हो गई। ली युनयांग उठा और जल्दी से तेज रोशनी को ढूंढने लगा। तेज रोशनी चली गई। गुवान यिंगजी हैरान रह गया। उसने अपना सिर घुमाया और हर जगह ढूंढा, लेकिन आखिर में उसे सच में तेज रोशनी नहीं दिखी। ये कैसे हो सकता है? गुवान यिंगजी की तलवार जैसी भौहें उठी और तुरंत गुस्सा आ गया। कौन, किसने तेज रोशनी ली? मास्टर, क्या वान हाओ इसके पीछे हो सकता है? ली युनयांग को अचानक वान हाओ का ख्याल आया, खासकर इसलिए क्योंकि जब वान हाओ ने उन्हें तेज रोशनी दी तो उसका बर्ताव बहुत अजीब था। वान हाओ, नामुमकिन, मैंने तेज रोशनी देखी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। गुवान यिंगजी ने अपना सिर हिलाया, फिर बिजली जैसी आंखों से आसपास देखा। आसपास कोई बहुत ताकतवर छिपकली जरूर होगी, और उनकी साधना मुझसे ज्यादा ताकतवर है।
मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर। ली युनयान तुरंत चौकन्ना हो गया। एक छिपकली के अलावा जिसकी साधना मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तेज रोशनी अचानक कैसे गायब हो गई। गुवान यिंगजी का चेहरा बहुत ठंडा था। किसी ने उससे चोरी करने की हिम्मत की, जरूर उन्हें मरने की इच्छा होगी। ये सोचकर गुवान यिंगजी ने अपना स्मार्ट ब्रेसलेट खोला और मिलिट्री डिपार्टमेंट को बताया, उनसे एक बड़ी फोर्स भेजने को कहा। वह साफ साफ देखना चाहता था कि किसने इतनी लापरवाही करने की हिम्मत की। कुछ घंटों बाद वॉरशिप्स ने तियानमिंग स्टार को पूरी तरह से घेर लिया। उसी समय जिन सैनिकों का कल्टीवेशन बेस कम से कम मार्शल एंसेस्टर था, उन्होंने जल्दी से तियानमिंग स्टार पर कंट्रोल कर लिया। जिनके पास इनविजिबिलिटी क्लोक थे, उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। उनमें जू कियानकिन भी थी, जो कल्टीवेटिंग जारी रखने के लिए तियानमिंग स्टार लौट आई थी। जल्दी करो लड़की। सैनिकों की एक टीम जू कियानकिन को एक मिलिट्री कैंप ले गई। तुम कमीनो, मुझे अरेस्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपने मास्टर को इस बारे में सब कुछ बता दूंगी। जू कियानकिन का चेहरा गुस्से से लाल था। वह तो बस ज़ॉम्बी को मार रही थी, लेकिन इन सैनिकों ने बिना कोई सवाल पूछे उसे अरेस्ट कर लिया। अपने मास्टर को बताओ। हैं? सैनिक ने होंठ सिकोड़कर नफरत से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये ऑर्डर गुवान यिंगजी ने दिया था। यंग मास्टर गुवान। तुम्हारे मास्टर उनके लिए क्या चीज़ हैं? गुवान यिंगजी। जू कियानकिन ने अपनी नाजुक भौहें सिकुड़ी और एक पल सोचा। उसे जल्दी से याद आया कि गुवान यिंगजी कौन था। मार्शल गॉड जो अपने मास्टर को देखते ही डर जाता था। जू कियानकिन, तुम्हें क्या हुआ? एक कंफ्यूज आवाज आए और फिर माई मिंगमेंग हैरान होकर वहां आए। जू कियानकिन को लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और वह तुरंत माई मिंगमेंग की बाहों में गिर पड़ी और रोने लगी। मिंगमेंग, इन लोगों ने मुझे बिना किसी वजह के किडनैप कर लिया। मैं अपने मास्टर को बताने जा रही हूँ। अपने मास्टर को बताओ। माई मिंगमेंग चौंक गई और उसने सैनिकों को हमदर्दी भरी आंखों से देखा। कुछ ही दूरी पर गुवान यिंगजी ने उदास चेहरे से पूरा सीन देखा। तेज रोशनी अभी तक नहीं मिली थी और अब उसने कियू लिंगहान को भड़का दिया था। मुसीबतें सच में जोड़ों में आती हैं। शिहुआ की तीसरी ब्रांच। एक बड़े चौक पर बीच में एक फाइटिंग रिंग थी जिसके चारों ओर स्टूडेंट्स थे। कई दिनों के कंपटीशन के बाद लिंग जियाओ ने आसानी से अपने सभी अपोनेंट्स को हरा दिया और वांग हाओ के साथ कंपटीशन करने वाला चुना गया आदमी बन गया। लिंग जियाओ, आई लव यू। लिंग जियाओ, तुम बहुत हैंडसम हो। लिंग जियाओ, तुरंत वांग हाओ को मार डालो और उसे बता दो कि हमारी शिहुआ की तीसरी ब्रांच के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हमारे पैसे ठगने की हिम्मत की, उसे नंगा करके जाने दो। जाओ लिंग जियाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सब लोग लिंग जियाओ के लिए चीयर कर रहे थे, वांग हाओ सधे हुए कदमों से वहां आया। अपनी अकेले ट्रेनिंग के बाद वह मार्शल मास्टर लेवल 5 तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था, जिसका मतलब था कि उसे बिल्कुल भी प्रेशर महसूस नहीं हो रहा था। कियान वानयांग और चेन याओ सिर झुकाए सावधानी से वांग हाओ के पीछे पीछे चल रहे थे। हर किसी के हाथ में एक बड़ा झंडा था, जबकि वांग हाओ के हाथ में एक छोटा झंडा था। चेन याओ के झंडे पर लिखा था, आसमान और धरती पर घूमते हुए मेरा दिल मेरी मर्जी के हिसाब से चलता है। कियान वानयांग के झंडे पर लिखा था, शिहुआ यूनिवर्सिटी कचरे का ढेर। वांग हाओ के झंडे पर लिखा था, जिसे हराया न जा सके, अकेलापन। बॉस, क्या हम इस तरह बहुत घमंडी नहीं हो रहे हैं? कियान वानयांग को चारों ओर से नजरें मिली और उसके शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसे किसी भी पल पीटा जा सकता है। बॉस, क्या ये काफ़ी नहीं है कि हमने पैसे जीत लिए? इन स्टूडेंट्स को इस तरह क्यों उकसा रहे हैं? चेन याओ ने हैरानी से पूछा। वे साफ तौर पर पैसे लेकर जाने के लिए मान गए थे, न कि इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को उकसाने के लिए। ओरिजिनल प्लान तो पैसे जीतने के बाद जाने का था, लेकिन अब मेरा मार्शल ग्रैंड मास्टर आ गया है। अगर मैंने उसे ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाला तो भविष्य में जब मैं मनमानी करूंगा तो किसे रिपोर्ट करूंगा? वांग हाओ का मुंह ऊपर की ओर मुड़ गया। हालांकि उसे उस मार्शल ग्रैंड मास्टर की पहचान नहीं पता थी जिसने उसे फुटवर्क सिखाया था, लेकिन शिहुआ यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच के कामकाज पर असर डाल पाना यह दिखाता था कि उसका शिहुआ यूनिवर्सिटी से कोई कनेक्शन था। बॉस, आपको कैसे नहीं पता कि आपका मार्शल ग्रैंड मास्टर कौन है? कियान वानयांग ने हैरानी से पूछा। वह बिल्कुल समझ नहीं पाया। वांग हाओ को तो ये भी नहीं पता था कि उसका मार्शल ग्रैंड मास्टर कौन है। कितना अजीब आदमी है। मुझे सच में नहीं पता। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया। वह सच में उस बदकिस्मत आदमी की दिल से तारीफ करता था, क्योंकि उसकी याद में अपने पिता को ज़ेनवेई मार्शल जानने के अलावा बाकी सब कुछ फार्मास्यूटिकल नॉलेज और कुछ अलग अलग यादें थीं। और कुछ नहीं था। शायद इसीलिए वह 17 साल की उम्र में फार्मेसी में इतनी तरक्की कर पाया, अपने साथियों से कहीं आगे। वांग हाओ ने मन ही मन सोचा। कियान वानयांग और चेन याओ ने एक दूसरे को देखा। वे पूरी तरह हैरान थे। ऐसा कौन इंसान है जिसे ये भी नहीं पता कि उसके पापा का मालिक कौन है?
इस समय जब ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट्स ने वान हाओ और दूसरों के हाथों में झंडे देखे तो गुस्से की चीखें लहरों की तरह उठीं। बहुत घमंडी, हमारे पैसे ठगने के बाद भी वे इतने घमंडी होने की हिम्मत करते हैं। तुम्हारी दादी की, वे हमारी शिहुआ यूनिवर्सिटी को कचरा कहने की हिम्मत करते हैं। बाद में हम उसकी खूब पिटाई करेंगे। लिंग जियाओ, पीछे मत हटो, उसे सीधे पीट पीट कर मार डालो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्टूडेंट्स की गुस्से वाली आवाज़ें सुनकर रिंग में मौजूद लिंग जियाओ कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। ये जूनियर भाई सच में मुसीबत खड़ी करने में माहिर है। वान हाओ ने आसपास की गालियों को नज़रअंदाज किया, रिंग में गया, लिंग जियाओ को देखा और पूछा, जब मार्शल ग्रैंड मास्टर यहाँ हैं तो वे मुझसे मिलने बाहर क्यों नहीं आते? लिंग जियाओ बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। जब उसने कंपटीशन के दौरान लाइट स्पीड स्टेप्स का इस्तेमाल किया तो उसे पता था कि वह इसे वान हाओ की नज़रों से छिपा नहीं सकता। जूनियर भाई वान हाओ, मार्शल ग्रैंड मास्टर के आपको न देखने के अपने कारण हैं, लिंग जियाओ ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। वान हाओ ने मुंह बनाया, मुझे लगता है कि वह मुझे मीटिंग गिफ्ट नहीं देना चाहता। लिंग जियाओ अजीब तरह से बोल नहीं पा रहा था। इस जूनियर भाई की पर्सनैलिटी सच में जिंदादिल है। ओह ठीक है, मार्शल ग्रैंड मास्टर का टाइटल क्या है? वान हाओ की आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। जब तक उसे इस मार्शल ग्रैंड मास्टर के टाइटल के बारे में पता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह उससे मिला या नहीं। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। मार्शल ग्रैंड मास्टर ने कहा है कि जब तक तुम्हारी साधना मार्शल किंग तक नहीं पहुंच जाती, वह तुम्हें कोई जानकारी नहीं देंगे। इंटरेस्टिंग। वान हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई। ऐसा लगा जैसे उसे थोड़ा समझ आ गया हो कि ये बूढ़े लोग क्या प्लान बना रहे थे। वे उसे तैयार कर रहे थे, उसे पुरानी पीढ़ी पर भरोसा किए बिना बड़ा कर रहे थे। साथ ही वान हाओ ये भी जानता था कि इन बूढ़े लोगों की पहचान बहुत सीक्रेट थी। वह कितनी भी जांच करे, उसे कोई जानकारी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब उसे पता चला कि कोई मार्शल ग्रैंड मास्टर है तो वह अपने बूढ़े आदमी की ग्रोथ के बारे में जानकारी खोजने के लिए हर जगह ऑनलाइन गया। लेकिन आखिरी जानकारी से पता चला कि वांग तियानबेई यूनिवर्सिटी से आया था। जहां तक उसने पढ़ाई की उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। सब इसे इस बात के साथ मिलाकर कि तियानमिंग स्टार पर उसने जिस मार्शल ग्रैंड मास्टर को देखा था वह एक मार्शल सेंट था, वह तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने जो जानकारी जांची उसके मुताबिक इन मार्शल सेंट की जानकारी लीक होने से रोकने के लिए इंटरस्टेलर फेडरेशन ने उनकी पहचान पूरी तरह से एन्क्रिप्ट कर दी थी। ये जानना चाहिए कि मार्शल सेंट न्यूक्लियर डिटरेंस को दिखाते हैं। अगर आप बताते हैं कि आपके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड हैं तो ये दुश्मन को चेतावनी देने और उन्हें इन न्यूक्लियर वॉरहेड से निपटने के तरीके पर सोचने का समय देने के बराबर है। इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए मार्शल सेंट की जानकारी सिर्फ कुछ बड़े लोगों के बीच ही शेयर की जाती है और आम लोग इसे एक्सेस नहीं कर सकते। बेशक कुछ मार्शल सेंट को पब्लिक न्यूक्लियर डिटरेंस माना जाता है, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है और अब तक जिन 2 मार्शल ग्रैंड मास्टर से उसका सामना हुआ है वे इस कैटेगरी में नहीं आते। जूनियर ब्रदर वांग हाओ, मैं असली लड़ाई करना चाहता हूँ, तुम, लिंग जियाओ ने सीरियसली कहा। असली लड़ाई? वांग हाओ ने कन्फ्यूजन में लिंग जियाओ को देखा। हाँ, हम टेक्नोलॉजिकल वेपन या फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ एलॉय वेपन्स का, जिसका मतलब है कोल्ड वेपन ड्यूल। लिंग जियाओ ने सीरियस एक्सप्रेशन से वांग हाओ को देखा। बेनिफिट्स? वांग हाओ ने कहा। खांसी। लिंग जियाओ का गला तुरंत भर आया। ये बदमाश हर काम के लिए पैसे क्यों देखता है? साथ ही चेलों के बीच स्पैरिंग मैच भी नहीं करवा सकता। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली, अपने इमोशंस को शांत किया और धीरे से कहा, मेरे पास लेवल 4 का ऑल पर्पस बैटल सूट है। जब तक तुम्हारे पास मेरे साथ कोल्ड वेपन ड्यूल है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ऑल पर्पस बैटल सूट और लेवल 4। वांग हाओ की आंखें तुरंत चमक उठीं। इस तरह के ऑल पर्पस बैटल सूट को बुलेट प्रूफ आर्मर, इनविजिबिलिटी क्लोक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और खुद को बचाने के लिए एनर्जी शील्ड भी छोड़ सकते हैं। इसमें मसल्स एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने का एक फंक्शन भी है जो किसी की कॉम्बैट पावर को डबल कर सकता है, हालांकि इसके बाद ये बहुत कमजोरी पैदा करेगा। और ये सभी फंक्शन लेवल 4 तक पहुंच गए, जिसका मतलब है कि वे बिना किसी प्रॉब्लम के मार्शल किंग से बचाव कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से सोचा जा सकता है कि यह कितना महंगा होगा। चूंकि सीनियर ब्रदर ने ऐसा कहा है तो जूनियर ब्रदर इज्जत से आपका ऑफर मान लेंगे। वांग हाओ ने सिर हिलाया और लेवल 5 एलॉय ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड निकालने के लिए अपना हाथ घुमाया। जूनियर ब्रदर सावधान। लिंग जियाओ ने एक लंबी तलवार निकाली, तलवार की एक तीखी आवाज निकली और तलवार का शरीर ठंडी हवा के झोंकों से भर गया। ये देखकर कि दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं, पूरी ऑडियंस तुरंत उबल पड़ी। गो लिंग जियाओ, वांग हाओ को अच्छा सबक सिखाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल के ऑफिस में हुआ जिक्सू भी ध्यान से मैच देख रहा था।
वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि पिछले कुछ महीनों में वान हाओ अपने ज़बरदस्त टैलेंट के साथ कितना बड़ा हो गया है। बच्चा, कुछ महीने बीत गए हैं, क्या तुमने ओल्ड मैन वू की हेवनली ओवरलॉर्ड स्ट्रेंथ सीखी है या नहीं? हुआ जिक्सू ने खुद से बुदबुदाते हुए अपनी उम्मीद जताई। स्टेज पर वान हाओ और लिंग जियाओ वहीं खड़े थे, दोनों में से कोई भी हिल नहीं रहा था। स्विश स्विश, अचानक लिंग जियाओ ने बिना किसी वार्निंग के अपनी तलवार निकाल ली। तलवार की लाइट तेजी से निकली, तेज और रौबदार, जिससे तुरंत तलवार की परछाइयों की परतें बन गईं जिन्होंने वान हाओ को घेर लिया, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। ऑडियंस में बैठे सभी स्टूडेंट्स की आंखें चमक उठीं। कितनी डरावनी, कितनी तेजी से तलवार चल रही थी, बिल्कुल बिना किसी कमी के। वान हाओ की आंखों में एक सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। लिंग जियाओ के हर एक तलवार के वार का रास्ता उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, और यहाँ तक कि तलवार के शरीर से जुड़ी तलवार की एनर्जी भी साफ दिख रही थी। फॉक्स आए, अगले ही सेकंड वान हाओ शांति से और हल्के से दाईं ओर कुछ कदम बढ़ा। उसके पैरों में हवा लग रही थी और उसका शरीर विलो कैटेकिन जैसा था, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था और जो आसानी से लिंग जियाओ के तलवार के वार से बच रहा था। जब वान हाओ अपनी बड़ी तलवार पकड़े हुए कई मीटर दूर दिखाई दिए तो उनका लंबा और पतला शरीर बहुत खास लग रहा था। ये नज़ारा देखकर ऑडियंस में बैठे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के चेहरों की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और खुशी की हंसी अचानक गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? वह फुटवर्क, कोई गलती नहीं थी, ये नेचुरली एक परफेक्ट फुटवर्क था और फुटवर्क का लेवल बहुत ऊंचा था। इस तरह के फुटवर्क के साथ 9वें लेवल के मार्शल मास्टर लिंग जियाओ की तो बात ही छोड़िए, एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के लिए भी वान हाओ के कपड़ों का एक कोना पकड़ना मुश्किल हो जाता। ऐसा क्यों हो रहा है? एक पल के बाद ऑडियंस में घबराहट की लहर दौड़ गई। उन्होंने भारी दांव लगाया था और फोरम पर लोगों के लोन लेने की खबर देखने के बाद वे सब भी ऐसा ही करने लगे, बस किस्मत बनाना चाहते थे। लेकिन अगर वे वान हाओ को हरा नहीं पाए तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उन्होंने न केवल अपना पैसा गंवाया बल्कि उन्हें लोन का भारी बोझ भी उठाना पड़ा? सब लोग घबराओ मत, वान हाओ की कल्टीवेशन मार्शल मास्टर के सिर्फ 5वें लेवल पर है, जबकि लिंग जियाओ पहले ही मार्शल मास्टर के 9वें लेवल पर पहुंच चुका है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब ने लिंग जियाओ की लड़ने की ताकत देखी है। हमें खुद को डराने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली फ्लॉलेस फुटवर्क को समझने से सिर्फ ये पता चलता है कि वान हाओ को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह लिंग जियाओ को हरा सकता है। हाँ, सही है, ज़्यादा से ज़्यादा यह मैच ड्रॉ पर खत्म होगा। हम पैसे नहीं कमाएंगे, लेकिन हम पैसे भी नहीं गंवाएंगे। सब लोग खुद को डराओ मत। उद्धरण चिन्ह, कोई बात नहीं, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। खुद को तसल्ली देने के बाद ऑडियंस में बैठे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भारी आवाज़ में चिल्लाने लगे, लिंग जियाओ जाओ, लिंग जियाओ जाओ, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। स्टेज पर वान हाओ ने ऑडियंस में बैठे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देखा और फिर मुस्कुराया, तुम लोग काफ़ी पॉपुलर हो, है ना? ये सब तुम्हारी वजह से है। लिंग जियाओ ने एक अजीब सी मुस्कान दी। किसने सोचा होगा कि कुछ ही दिनों में उसके इतने बड़े लॉयल फैंस बन जाएंगे? हालांकि उसका नेचुरली बिना किसी गलती के तेज रफ्तार वाला फुटवर्क सच में डरावना है, जो उसकी तलवार को इतनी आसानी से चकमा दे सकता है। साथी शिष्य होने के नाते मैं तुम्हें याद दिला दूं, सावधान रहना। वान हाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों के कोनों में एक तेज चमक दौड़ गई, जैसे कोई तेज तलवार जिसकी धार पूरी तरह से दिख रही हो, उसकी तेजी से हल्का सा दबाव का एहसास हो रहा था। इस हाल के समय में वह हर रात ड्रीम बैटलफील्ड जाता और शा के साथ कई बार मुकाबला करता। उसका प्रैक्टिकल कॉम्बैट एक्सपीरियंस रॉकेट स्पीड से बढ़ रहा था। इसलिए लिंग जियाओ का सामना करते हुए भी, जो खुद से 5 छोटे लेवल ऊपर था, उसे जरा भी डर नहीं लगा। लिंग जियाओ का एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था, उसकी आंखों में एक तेज चमक थी, तेज और रौबदार। वह एक कदम आगे बढ़ा, तो चलो एक ही चाल में विनर का फैसला करते हैं। फुस, तेज हवा की आवाज़ आई और अचानक एक ठंडी चमक वाली तलवार की रोशनी चमकी। उस छिपी हुई तलवार की परछाई में एक डरावनी आभा थी, जैसे कोई लहर किनारे से टकरा रही हो। इसी समय लिंग जियाओ ने अपनी पूरी ताकत लगाई, एक तलवार दूसरी से ज्यादा तेज। कितनी डरावनी तलवार की चाल है, ये कैसी तलवार की चाल है? इतनी तेज आंखें बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हैं। लिंग जियाओ इसे जल्दी खत्म करना चाहता है। लिंग जियाओ जाओ, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दूर से यह सीन देखकर ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट्स में बहुत हंगामा हो गया, खासकर उन स्टूडेंट्स में जिन्होंने भारी दांव लगाया था। वे और भी ज्यादा घबरा गए थे। वे चाह रहे थे कि वान हाओ वहीं खड़ा रहे और लिंग जियाओ की तलवार से मारा जाए। हुश हुश, तभी वान हाओ ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके हाथ में बड़ी तलवार से एक ठंडी चमक निकली। तलवार की रोशनी थोड़ी ठंडी थी, जिससे एक बहुत ही भारी आभा निकल रही थी। बादल तोड़ आसमान का वार। उसी पल खाली जगह अचानक जम गई और भारी आभा माउंट ताई की तरह नीचे दब गई।
क्लैंग, एक तेज टक्कर की आवाज आई, चिंगारियां उड़ी। भारी बड़ी तलवार एक ऐसे बड़े हाथ की तरह थी जो दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बहुत तेज लंबी तलवार को पकड़ लिया और तलवार की परछाइयों से भरे आसमान को एक खतरनाक आभा से चीर डाला। लिंग जियाओ के चेहरे पर यकीन न होने का भाव आ गया। ये कैसी तलवार की चाल थी, न सिर्फ बहुत ज्यादा भारी बल्कि इतनी फुर्तीली भी। अगले ही सेकंड तलवार के शरीर के साथ साथ उसके शरीर में एक भयानक ताकत आ गई। टायरेंट फोर्स। लिंग जियाओ की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। वह कई कदम पीछे हट गया, उसका पूरा ऑरा तुरंत अस्त व्यस्त हो गया। उसने मुंह भर ताज़ा खून थूका। लिंग जियाओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपने शरीर में बाहरी ट्रू क्यूई को दबाने के लिए अपनी ट्रू क्यूई का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे फिर भी बहुत अजीब लग रहा था। मैं लापरवाह था। लिंग जियाओ ने मुंह भर खून थूका। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग हाओ ने टायरेंट फोर्स को इतना समझ लिया होगा कि वह नेचुरली एकदम सही होगा। हे, वांग हाओ थोड़ा मुस्कुराया। टायरेंट फोर्स से बचना सच में नामुमकिन है। ये गंदी चालें चलने के लिए सबसे अच्छी चाल है। लिंग जियाओ ने एक अजीब सी मुस्कान दी। वांग हाओ सही था। टायरेंट फोर्स का इस्तेमाल लड़ाई के दौरान अचानक दुश्मन के शरीर में इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे दुश्मन को अंदर से खत्म करने का मकसद पूरा हो जाता है। और नेचुरली बिना किसी गलती के टायरेंट फोर्स के साथ किसी को बस एक पल के लिए दुश्मन के हथियार से कांटेक्ट करने की ज़रूरत होती है ताकि इसे आसानी से दुश्मन के शरीर में इंजेक्ट किया जा सके, जिससे दुश्मन को बचाव करने का कोई समय नहीं मिलता। क्योंकि आपने मुझे लेवल 4 ऑल पर्पस बैटल सूट दिया है, इसलिए मैं टायरेंट फोर्स को ब्लास्ट नहीं करूंगा। वांग हाओ ने उदारता से अपना हाथ हिलाया। टायरेंट फोर्स के दुश्मन के शरीर में घुसने के बाद उसे बस थोड़ी सी ट्रू क्यूई का इस्तेमाल गाइड के तौर पर करना था ताकि टायरेंट फोर्स को तुरंत दुश्मन के शरीर में ब्लास्ट किया जा सके, जिससे एक जानलेवा वार हो सके। हालांकि लिंग जियाओ आखिरकार एक साथी शिष्य था और वह पूरी तरह से अमानवीय होने की स्थिति में नहीं पहुंचा था, इसलिए उसने डिटोनेशन मूव का इस्तेमाल नहीं किया। लिंग जियाओ ने बेबसी से आह भरी, थैंक यू जूनियर ब्रदर वांग हाओ। ये सिचुएशन देखकर ऑडियंस में बैठे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जोर से चिल्लाने लगे। बस हो गया, मैंने बैंक से 100,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स उधार लिए थे। मैं इसे कब वापस कर पाऊंगा? तुमने सिर्फ 100,000 उधार लिए थे, मैंने 1 मिलियन उधार लिए थे। भाई, तुम कमाल के हो। क्या ये वांग हाओ नाम का आदमी फार्मासिस्ट नहीं है? उसकी कॉम्बैट पावर इतनी मजबूत क्यों है? धत तेरे की, वह एक ही मूव में 4 लेवल ऊपर वाले को हरा सकता है। क्या तुम्हें पक्का है कि यह मजाक नहीं है? मुझे अगले 2 साल तक मिट्टी खानी पड़ेगी। हा, तुम लोग जो फ़ायदा उठाना पसंद करते हो, अब तुम गरीब हो, है ना? किस्मत से मैं होशियार था और मैंने शर्त नहीं लगाए। हाँ, शुक्र है हम होशियार थे और हमने शर्त नहीं लगाए। दफ़ा हो जाओ, बेचारे, तुम्हारे पास 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी नहीं हैं। तो क्या हुआ अगर सिर्फ 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं? क्या तुम्हारे पास कोई है? हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई है? मैं, तुम तो आधे दिन तक पाद भी नहीं सकते, बेचारे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो बकवास मत करो। अब जिसके पास 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं वह अमीर है। प्रिंसिपल का ऑफिस। हुआ जिक्सू ने गहरी सांस छोड़ी। वह सच में वांग हाओ से चौंक गया था। अगर वह हेवन ओवरलॉर्ड फोर्स जैसी सच्ची क्यूई का इस्तेमाल इतनी जल्दी समझ सकता है तो इस दुनिया में उसे कौन सी चीज़ रोक सकती है? वह बदमाश सच में बहुत डरावना है। हुआ जिक्सू ने अपनी दाढ़ी सहलाए और हंसा। ली हाओ ने साइड से पूछा, प्रिंसिपल, लिंग जियाओ हार गया और वांग हाओ ने सभी स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खत्म कर दिए। क्या हम बस देखते रहेंगे? हमने जितनी हो सकी मदद की, लेकिन बदकिस्मती से वांग हाओ हमारी समझ को तोड़ता रहता है। हम क्या कर सकते हैं? हुआ जिक्सू ने अपना सिर हिलाया। आजकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की क्वालिटी सच में बहुत खराब है। उन्हें थोड़े से लालच में आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। यह अच्छा संकेत नहीं है। ली हाओ ने आह भरी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बच्चे शांति के समय में बड़े हुए हैं और उन्होंने कभी युद्ध की खतरनाक दुनिया का अनुभव नहीं किया है। साथ ही वांग हाओ, वह मासूम छोटी लोमड़ी जो साइड से साजिश रच रही है, इसलिए यह ज़रूरी है कि वे बेवकूफ़ बनेंगे। भविष्य में स्टूडेंट्स की पढ़ाई सिर्फ मार्शल आर्ट्स पर ही फोकस नहीं होनी चाहिए, इसमें विजिलेंस भी शामिल होना चाहिए, हुआ जिक्सू ने कहा। ली हाओ ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। हम भविष्य में स्टूडेंट्स की विजिलेंस ट्रेनिंग को ज़रूर मजबूत करेंगे। एरिना में वांग हाओ लिंग जियाओ के पास आया और पूछा, मास्टर दादाजी का नाम क्या है? लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह कभी नहीं बताएगा, मरने के बाद भी नहीं। वह पूरी तरह से सोच सकता था कि अगर वांग हाओ बिना किसी सहारे के इतनी हलचल मचा सकता है तो हुआ जिक्सू का नाम जानकर दुनिया ज़रूर उलटपुलट हो जाएगी। तो हुआ जिक्सू की खातिर और उसे मुसीबत से बचाने के लिए वह ऐसा कभी नहीं कहेगा, भले ही इसका मतलब मौत हो। क्योंकि सीनियर भाई इतने पक्के इरादे वाले हैं, जूनियर भाई को तुम्हें एक मिसाल बनाना होगा।
वांग हाओ के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसके हाथ में एक सिल्वर वुल्फ ऑटोमेटिक राइफल आ गई और उसने लिंग जियाओ के शरीर के निचले हिस्से पर बैरल का निशाना साधा। लिंग जियाओ इतना डर गया था कि उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया और वांग हाओ का निकनेम तुरंत उसके दिमाग में कौंध गया, द बॉल क्रशर। रुको, क्या तुम्हें अपना लेवल 4 ऑल पर्पस बैटल सूट नहीं चाहिए? लिंग जियाओ डरा हुआ बार बार पीछे हट रहा था, इस शैतानी छोटे भाई से दूरी बनाए हुए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने बड़े भाई के बॉलर्स को भी नहीं छोड़ेगा, वह सच में एक जानवर था। हाँ, सही है, तुमने मुझे अभी तक अपना लेवल 4 ऑल पर्पस बैटल सूट नहीं दिया है। वांग हाओ ने एक पल सोचा और ऑटोमेटिक राइफल रख दी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, तो मुझे लेवल 4 ऑल पर्पस बैटल सूट दे दो। आइटम मेरे घर पर है, मैं वापस आने के बाद तुम्हें मेल कर दूंगा। लिंग जियाओ ने अपने माथे से पसीना पोंछा और बार बार सिर हिलाते हुए सोचा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? अगर मैं तुम्हें अभी दे दूं तो क्या मैं अपनी बॉलर्स रख सकता हूँ? वांग हाओ की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया, कैसा रहेगा अगर मैं सीनियर ब्रदर के साथ वापस चला जाऊं? हम रास्ते में तुम्हारे पिता से भी मिल सकते हैं, जो मेरे मार्शल अंकल होने चाहिए, है ना? लिंग जियाओ का मुंह फड़क उठा। ये जूनियर ब्रदर इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? अपने पिता से मिलने वापस जा रहा है? क्या वह सच में मिलने जा रहा था? वह शायद मीटिंग गिफ्ट लेने जा रहा था, है ना? शायद वह अपने पिता का कल्टीवेशन लेवल भी चेक करेगा, और अगर वह काफ़ी मजबूत हुआ तो वह भविष्य में बाहर परेशानी खड़ी करने के लिए अपने पिता के नाम का इस्तेमाल कर सकता है। लिंग जियाओ ने कहा, मेरे पिता हाल ही में एक लंबी ट्रिप पर गए थे और कुछ महीनों में लौटने की उम्मीद है। लंबी ट्रिप पर गए हैं? वांग हाओ थोड़ा निराश हुआ, फिर उसने सुझाव दिया, तो फिर मैं सीनियर ब्रदर के घर जाकर अपने भाईचारे को मजबूत करूं, जब तक हम मार्शल अंकल के लौटने का इंतजार करते हैं। कैसा लग रहा है? लिंग जियाओ के दिल में 10,000 काओनीमा घोड़े दौड़ रहे थे। क्या इस आदमी में कोई ईमानदारी बची है? क्या उसने यह नहीं सुना कि वह उसे नहीं जाना चाहता था? अचानक लिंग जियाओ जोर से चिल्लाया और तुरंत ऊपर उड़ गया, आसमान में एक स्पेसशिप की ओर। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। यह जरूर मास्टर दादाजी होंगे जिन्होंने उसे लाइट स्पीड स्टेप सिखाया था। ये सोचकर वांग हाओ ने हाथ हिलाए और चिल्लाया, मास्टर दादाजी, आपका पोता आपको बहुत याद करता है। जल्दी से नीचे आ जाए ताकि हम मिल सकें। वांग हाओ, अच्छे से खेती करो। जब तुम मार्शल किंग स्टेज पर पहुंचोगे तो हम अपने आप मिलेंगे और मैं तब तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करूंगा। स्पेसशिप से हुआ जिक्सू की आवाज़ आई। फिर स्पेसशिप तेजी से बढ़ा और क्षितिज में गायब हो गया। मार्शल किंग, वांग हाओ ने मुंह बनाया। ये बूढ़े लोग सिर्फ उसके लिए केक बनाना जानते थे, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी काम का नहीं दिया। सबसे नफरत वाली बात यह थी कि उन्होंने अभी तक उसे यह नहीं बताया था कि वे कौन हैं, जिससे उसे समाज में आगे बढ़ने के लिए अपनी समझ पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, बजाय इसके कि वह छोटे भाइयों के एक ग्रुप को गांव में बेरोक-टोक दौड़ाए। भूल जाओ, उनके साथ हो या न हो, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है। वांग हाओ थोड़ा मुस्कुराया और इन बातों पर सोचना बंद कर दिया। इसी समय शिहुआ थर्ड ब्रांच के प्रिंसिपल ली हाओ एरिना में आए। ली हाओ को देखते ही पूरी जगह के स्टूडेंट्स तुरंत भड़क गए। प्रिंसिपल, वांग हाओ ने नकली दवा बेची। आपको हमारे लिए इंसाफ करना होगा। प्रिंसिपल, प्लीज़ हमारे लिए इंसाफ करें, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ली हाओ ने अपना सिर हिलाया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अब इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? वे सिर्फ इतना जानते थे कि वांग हाओ नकली दवा बेचता है, लेकिन क्या किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि यह एरिना मैच पूरी तरह से वांग हाओ ने ही करवाया था? वे सच में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का एक ग्रुप है जिन्हें कोई सोशल एक्सपीरियंस नहीं है। ली हाओ ने आह भरी, उसे लगा कि इस बार बेवकूफ़ बनना स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं कि बुरी बात हो। कम से कम स्कूल में उनसे सिर्फ पैसे ठगे गए थे, लेकिन अगर वे स्कूल छोड़ देते तो उनसे सिर्फ पैसे ही नहीं ठगे जाते, बल्कि उनकी ज़िंदगी भी ठगी जाती। वांग हाओ, तुम्हारे मास्टर दादाजी ने मुझे तुम्हें तियानबेई यूनिवर्सिटी जल्दी वापस जाने के लिए कहा है, ली हाओ ने बेपरवाही से कहा। तियानबेई यूनिवर्सिटी वापस जाओ? वांग हाओ थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, क्या तियानबेई यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ है? ली हाओ ने सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर वह पहले से ही शिकायत कर रहा था। वह चाहता है कि तुम वापस जाओ, तुम्हें पता नहीं क्यों। अगर शिहुआ थर्ड ब्रांच में इसी तरह से हलचल मची रही तो ये सभी स्टूडेंट्स शायद वांग हाओ के गुलाम बन जाएंगे। तो अगर वह स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे तियानबेई यूनिवर्सिटी वापस चले जाना चाहिए। सूमू को सिर दर्द होने दो। ली हाओ को जाते देख स्टूडेंट्स फिर से भड़क गए और जल्दी से उन्हें घेरने के लिए आगे बढ़े। प्रिंसिपल, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। अब हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचा है। प्रिंसिपल, हम मैच हारना मान लेते हैं, लेकिन पोषण सच में नकली थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
ली हाओ ने बेबस होकर आह भरी, इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस के बारे में चिंता करते हुए। क्या उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा? वांग हाओ डायमेंशनल पोशन बना सकता था और कोई पक्का सबूत नहीं छोड़ता था। क्या पोशन गिल्ड सच में वांग हाओ को, इस होनहार पोशन जीनियस को, सिर्फ उनकी बातों के आधार पर और उनके लिए गिरफ्तार कर सकता है? स्टूडेंट्स, पोशन के पैसे के बारे में मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। इसे एक सबक समझो। ली हाओ ने अपने हाथ नीचे कर लिए। हाल ही में मैं एडवेंचरर गिल्ड से कांटेक्ट करूंगा और उनसे हमारी थर्ड ब्रांच को और मिशन देने के लिए कहूंगा। जब तक सब लोग और मेहनत करते हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसे पार न किया जा सके। जैसे ही उसके शब्द निकले, पूरी जगह रोने धोने की आवाज़ें गूंज उठीं। वाह, मुझे मिट्टी नहीं खानी है। मैं मिशन पर नहीं जाना चाहता। स्कैमर वांग हाओ, मेरे पैसे जल्दी वापस कर दो। हे भगवान, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। वांग हाओ को बिजली गिराकर मार डालो। सब लोग, चलो मिलकर वांग हाओ को ढूंढते हैं और उससे पैसे वापस करवाते हैं। अपनी बहन के पैसे वापस करो। अभी किसका मूड है? मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ और चिंता से मरने वाला हूँ। 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और जो लोन मुझ पर है, वो तो बस मूंगफली के दाने हैं। सबसे बेचारा जुओ चाओ है, 15 बिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। वह बच्चा शायद पहले ही किसी बिल्डिंग से कूद गया होगा। वह सबसे दुखी बच्चा है। उसने चिकन चुराने की कोशिश की लेकिन चावल खो बैठा। ली हाओ के माथे पर काली लकीरें थीं। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि यूनिवर्सिटी के इन स्टूडेंट से क्या कहे। उसने अंदाज़ा लगाया कि जुओ चाओ शायद पहले ही वांग हाओ के साथ सेलिब्रेट कर रहा होगा। डार्क यूनिवर्स में ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। शिहुआ की थर्ड ब्रांच को अच्छी तरह लूटने के बाद वांग हाओ और उसका ग्रुप ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप में सवार हो गया और तियानबे यूनिवर्सिटी की 11th ब्रांच लौटने की तैयारी करने लगा। असल में थरी बेयर्स ने भी साथ आने का प्लान बनाया था, लेकिन उनके स्काई बेयर मर्सेनरी ग्रुप के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें बिना मन के जाना पड़ा। हालांकि उन तीनों ने यह भी कहा कि मामला सुलझने के बाद वे उसे ढूंढने के लिए 11th ब्रांच जाएंगे और डायमेंशनल पोशन मांगेंगे। ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप के अंदर वांग हाओ लगभग आधा मीटर लंबी और 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाली एक मिसाइल को पहुंच रहा था, जबकि जियाओ बाई मिसाइल के पास बैठा था, अपने छोटे पंजे से उसे टैप कर रहा था। क्यूरियस लग रहा था। ये देखकर ले जुवान और बाकी लोग डर के मारे चिल्लाए, जियाओ बाई, रुको। यह एक स्टारी स्काई मिसाइल है, तुम इसे टैप नहीं कर सकते। तुम्हें पता होना चाहिए, एक स्टारी स्काई मिसाइल का डैमेज लेवल 5 होता है। अगर यह गलती से टैप करने पर फट जाए तो वे सब कॉस्मिक डस्ट में बदल जाएंगे। बॉस, जल्दी करो और इसे दूर रखो। कियान वानयांग डर के मारे कांप रहा था। वांग हाओ ने शिहुआ की तीसरी ब्रांच को लूटने के बाद कियूलिंगहान से 5 स्टारी स्काई मिसाइलें खरीदीं। इसका मतलब था कि वांग हाओ के पास अब 5 मार्शल एम्परर्स को मारने के लिए कैपिटल था। बेवजह हंगामा करना कितना कमज़ोर है। वांग हाओ ने उन्हें घूरा, फिर बिना मन के स्टारी स्काई मिसाइल को अपने सिस्टम बैकपैक में रख लिया। ये देखकर आखिरकार सबने राहत की सांस ली। लिंग लिंग कॉकपिट में वापस आया और तुरंत एक स्पेस जंप शुरू किया, जिसका टारगेट तियानबे यूनिवर्सिटी की 11वीं ब्रांच था। इस रोमांचक इंटरस्टेलर जर्नी को खत्म करने का इरादा था। तुरंत ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप के चारों ओर बिजली चमकी, फिर वह अपनी असली जगह से गायब हो गया और 11वीं ब्रांच के ऊपर आसमान में फिर से दिखाई दिया। हम घर पहुंच गए। जिया वेई खुश हुआ और स्पेसशिप से भाग गया। लेजुवान मुड़ा और वांग हाओ की तरफ देखा और धीरे से कहा, लिंग लिंग का तुम बड़े लोगों के साथ रहना ठीक नहीं है, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा। ये कहने के बाद वह मुड़ी और लिंग लिंग का हाथ पकड़कर उसे ले गई। वांग हाओ ने आसमान की तरफ देखा तो देखा कि अंधेरी रात में एक गोल चांद ऊंचा लटका हुआ है, जिसके चारों ओर एक भी तारा नहीं है। चांद पूरा हो गया है। वांग हाओ ने आह भरी। बॉस, क्या चांद के पूरा होने में कुछ गड़बड़ है? कियान वानयांग ने पूरे चांद को हैरानी से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूरा चांद वांग हाओ को आह क्यों भरने पर मजबूर करेगा। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया, कोई वजह नहीं बताई। हालांकि इंटरस्टेलर फेडरेशन के पास भी धरती थी, लेकिन यह उस धरती से बिल्कुल अलग थी जिसे वह जानता था, खासकर उसका इतिहास जो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं था। जहां तक मिड ऑटम फुल मून और फैमिली रियूनियन वाली कहावत का सवाल है, तो वह और भी कम लागू होती थी। थोड़ी देर में 3 लोग और एक खरगोश विला एरिया में पहुंचे। चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा और सन्नाटा था, बस कुछ ग्राउंड लाइटें हल्की रोशनी में टिमटिमा रही थीं। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने एक जवान आदमी को जल्दी जल्दी अपनी ओर आते देखा। बूढ़े झाओ, तुम इतनी देर से कहाँ जा रहे हो? वांग हाओ ने उस आदमी को पहचान लिया और जोश से चिल्लाया। यह जवान आदमी उसका पड़ोसी झाओ जुनवेन था। जब झाओ जुनवेन ने वांग हाओ को देखा तो उसके अंडे ठंडे पड़ गए और वह इतना डर गया कि वह जल्दी से वांग हाओ के पास से निकल गया और बिना पीछे देखे भाग गया। ये बूढ़ा झाओ सच में बदतमीज है ना?
वान हाओ ने अपना सिर हिलाया, लोगों के नैतिक मूल्यों में गिरावट पर दुख जताते हुए, जहां साथी गांव वाले भी बिना नमस्ते किए मिलते हैं। कियान वानयांग और चेन याओ चुप थे। उनके बॉस ने उस आदमी को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई थी, फिर भी वह उत्साह से उसका स्वागत कर सकता था। सच में उसके जैसा कोई और नहीं था। जब तीनों अपने विला पहुंचे तो वान हाओ का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसका विला चला गया था, सिर्फ मलबे का ढेर बचा था और नौकरानी रोबोट जियाओ जियाओ भी टुकड़ों में जमीन पर बिखरा हुआ था। वान हाओ का उदास चेहरा देखकर कियान वानयांग और चेन याओ ने जल्दी से कहा, बॉस, हम अभी जाकर पता लगाएंगे कि यह किसने किया। बात करने के बाद दोनों ने एक पल भी देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चले गए। इतने लंबे समय तक संपर्क में रहने के बाद वे सभी जानते थे कि वान हाओ ऐसा इंसान है जो सिर्फ फायदा उठाता है और कभी नुकसान नहीं उठाता। अब जब उनका अपना बेस तबाह हो गया था तो यह अजीब होता अगर वह गुस्सा नहीं होता। साथ ही उन्हें यह भी अंदाजा हो गया था कि 11वीं ब्रांच में कुछ बड़ा होने वाला है और यह एक डरावनी घटना होगी। मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की, तुम मर जाओगे, वान हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। वह खून का प्यासा इंसान नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा इंसान नहीं था जिसे धमकाए जाने पर वह बदला न ले। ठीक है, ओल्ड झाओ मेरे सामने रहता है, उसे पता होना चाहिए कि यह किसने किया। वान हाओ मुड़ा और झाओ जुनवेन के घर की ओर चल दिया, ये सोचकर कि उसके वापस आने के बाद वह उससे ठीक से पूछेगा। जब वान हाओ ने झाओ जुनवेन के घर का दरवाज़ा लात मारकर खोला तो उसने देखा कि पूरा लिविंग रूम एकदम अंधेरा था। कोने में एक टेबल पर रखी कुछ मोमबत्तियां हवा में लहरा रही थीं, जो हल्की मोमबत्ती की रोशनी में टिमटिमा रही थीं। तभी एक छोटी सी लड़की वान हाओ की बाहों में आ गई और एक हल्की प्यारी आवाज़ सुनाई दी, भाई झाओ, इतनी जल्दी क्या है? दरवाज़ा खोलने में कितना समय लग सकता है? तुमने दरवाज़ा लात मारकर क्यों खोला? क्या तुमने कॉन्डोम खरीदे? कॉन्डोम? औरत? वान हाओ ने अपनी बाहों में औरत का थोड़ा कांपता हुआ शरीर महसूस किया और शरारत से मुस्कुराया। उसे हैरानी हुई कि झाओ जुनवेन इतनी जल्दी में क्यों थी, इसलिए वह कॉन्डोम खरीदने के लिए दौड़ रहा था। बस यह औरत अपने आदमी को भी नहीं पहचान पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अच्छी किस्म की भी नहीं थी। भाई झाओ, चलो ऊपर चलते हैं, औरत की शर्मीली आवाज़ आई। धत तेरे की, बूढ़े झाओ को कैसी औरत मिली? इतनी बेसब्र, क्या वह कोई टेकआउट प्रोस्टिट्यूट हो सकती है? जिज्ञासा से प्रेरित होकर वान हाओ का हाथ धीरे धीरे उस औरत के शरीर को टटोलने लगा। ओह भाई झाओ, इतने बेसब्र मत हो, औरत की आवाज़ कांप उठी और उसका शरीर भी अचानक कांप उठा। ये देखकर वान हाओ की हरकतें उस पर और भी बिंदास और भी बेकाबू हो गईं। जियाओ बाई वान हाओ के कंधे पर बैठ गई, उसका छोटा सा चेहरा उलझन से भरा हुआ था, सच में समझ नहीं पा रही थी कि इन इंसानों ने लाइट क्यों नहीं जलाई। तभी बाहर से झाओ जुनवेन की उत्साहित आवाज़ आई, जियाओ ली, घर पर क्या हो रहा है? दरवाज़ा क्यों टूटा हुआ है? लेकिन उसकी परवाह मत करो, पहले ज़रूरी काम करते हैं। फिर एक झपकी के साथ लाइटें जल गईं। लेकिन अगले ही पल झाओ जुनवेन हैरान रह गई। उसने अपनी गर्लफ्रेंड जियाओली को एक आदमी की बाहों में जोश में खोया हुआ देखा और उस आदमी का एक हाथ पहले ही उसकी छाती को दबा चुका था, जबकि दूसरा हाथ उसके दिल की पवित्र जगह तक पहुंच गया था। वान हाओ ने अपना हाथ हटा लिया, घूमा और झाओ जुनवेन को देखकर मुस्कुराया, उसका स्वागत किया। बूढ़े झाओ, तुम अच्छे नहीं हो। तुम आज रात चिकन डिनर कर रहे हो और मुझे बुलाया भी नहीं। तुम कौन हो? मुझे जल्दी से जाने दो। जियाओली ने वान हाओ को खाली आंखों से देखा, फिर बुरी तरह कोशिश की, उसकी आवाज़ सिसकियों से भर गई। वान हाओ ने जियाओली की तरफ देखा। वह आम दिखने वाली थी, आम सुंदरियों की कैटेगरी में आती थी और उसका तुरंत इंटरेस्ट खत्म हो गया। बूढ़े झाओ और मैं गांव के ही लोग हैं। शर्मीले होने का नाटक मत करो। अभी जो मोहक एनर्जी थी उसे बाहर निकालो। जब तक बूढ़े झाओ और मैं खुश हैं, तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। ये सुनकर झाओ जुनवेन को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, उसका दिमाग खाली हो गया। अभी जियाओली के पैशन का सीन पक्का नकली नहीं था। क्या उसकी गर्लफ्रेंड वैसी औरत हो सकती है? और क्या उसने पहले कभी वान हाओ को एंटरटेन किया भी था? भाई झाओ, उसकी बातों पर यकीन मत करो, मैंने नहीं। जियाओली ने वान हाओ को धक्का देकर दूर धकेल दिया, बारिश में नाशपाती के फूल की तरह रोते हुए। तुम दिखने में एवरेज हो, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है। वह एक्सप्रेशन एकदम सही है। मैं तुम्हें बाद में थोड़ी एक्स्ट्रा टिप दूंगा। वान हाओ ने सेटिस्फैक्शन में सिर हिलाया। परफेक्ट। झाओ जुनवेन अब और खुद को रोक नहीं सका और वहीं पर मुंह में ताज़ा खून थूक दिया। वह भी अभी वान हाओ के अंडे चाटने के साए से निकला था और अब उसे इस तरह की औरत मिल गई थी। स्वर्ग सच में सही नहीं था। भाई झाओ, जियाओली चिल्लाया, वान हाओ को धक्का दिया और झाओ जुनवेन के पास दौड़ा। मैं कहता हूँ, ओल्ड झाओ, मैंने तुमसे टिप नहीं मांगी, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कितनी निराशा की बात है। वान हाओ गुस्से से मुड़ा और ऊपर चला गया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वह होस्ट नहीं था।
ऊपर वाले कमरे में पहुंचकर लिटिल वाइट वांग हाओ के कंधे से कूदकर नर्म बड़े बिस्तर पर आ गया। वांग हाओ, क्या अब से हम यहीं रहेंगे? लिटिल वाइट बहुत खुश होकर चादर में घुस गया। ये बिस्तर उसके पिछले घास के घोंसले से कहीं ज्यादा आरामदायक था। अगर तुम्हें ये पसंद है तो अब से यही हमारा घर होगा। मुझे लगता है कि ओल्ड झाओ जरूर खुले हाथों से हमारा स्वागत करेगा। वांग हाओ ने अपना पेट सहलाया, उसे थोड़ी भूख लगी थी। डिंग डोंग, टाइटल पूरा करने की ज़रूरतें पूरी करने के लिए होस्ट को बधाई। तुम्हें टाइटल मिल गया है, ओल्ड वांग नेक्स्ट डोर। मैंने टाइटल पाने के लिए क्या किया? वांग हाओ कंफ्यूज लग रहा था और टाइटल देखने के लिए उस पर क्लिक किया। ओल्ड वांग नेक्स्ट डोर, छोटी मोटी चोरी और पड़ोसी की पत्नी को परेशान करने में माहिर। खुशहाल परिवारों का नंबर 1 किलर। स्किल के साथ आता है भेस बदलना। इस्तेमाल के बाद तुम आज़ादी से अपना रूप बदल सकते हो। ओल्ड वांग की जिंदगी की समरी, जब तक कुदाल अच्छी तरह से चलाई जाती है तब तक कोई कोना ऐसा नहीं है जिसे खोदा न जा सके। वांग हाओ ने आह भरी। सिस्टम और भी गलत होता जा रहा था। उसने तो बस एक टेकआउट चिकन को छेड़ा था, क्या उसे सच में इस तरह का टाइटल देने की ज़रूरत थी? हालांकि ये भेस काफ़ी प्रैक्टिकल है। अगर वह भविष्य में कोई परेशानी खड़ी करता है तो वह खुलेआम भाग सकता है। ये सच में अच्छी औरतों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक ज़रूरी दिव्य स्किल है। वाह, जानबूझकर परेशानी ढूंढने और चीज़ों को भड़काने के लिए। डॉट डॉट डॉट। नीचे झाओ जुनवेन ज़मीन पर लेटा हुआ था, खाली नज़रों से छत को देख रहा था। जियाओली से मिलने के बाद से उसे लगा कि वह अपने टूटे हुए अंडों की परछाई से बाहर निकल आया है। इसलिए आज उसने हिम्मत जुटाई और जियाओली को अपने घर कैंडल लाइट डिनर के लिए बुलाया ताकि वह अपनी फीलिंग्स बता सके। नतीजा हैरानी की बात है कि आसान था, यहाँ तक कि जियाओली ने उससे कॉन्डोम खरीदने के लिए कहा ताकि वे वो शर्मनाक काम कर सकें। लेकिन वांग हाओ की बातें सुनकर उसे अचानक कुछ समझ आया। अगर कोई औरत किसी को बहुत पसंद भी करती हो तो भी वह कन्फेशन के तुरंत बाद ऐसा तो नहीं करेगी, है ना? इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि जियाओली खुद ऐसी औरत थी जो खुद की इज्जत नहीं करती थी। उसने खुद से पूछा, इस तरह की औरत में ऐसा क्या था जो उसे पसंद आने लायक था? लेकिन उसका दिल इतना असहज क्यों महसूस कर रहा था? क्या ये ब्रेकअप का दर्द था? भाई जाओ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैंने सच में उसे तुम समझ लिया था। जियाओली ने आंखों में आंसू भरकर समझाया। झाओ जुनवेन ने जियाओली को नफरत भरी नज़रों से देखा। क्या वह सच में उसे बेवकूफ़ समझती थी? उसे यकीन नहीं था कि जो औरत उससे प्यार करती है वह अपने ही आदमी में फ़र्क नहीं बता पाएगी। अगर कमरे में लाइट नहीं भी जल रही होती तो भी वह इतनी कंफ्यूज नहीं होती, है ना? इसका मतलब तो यही हो सकता है कि जियाओली और वांग हाओ एक दूसरे को पहले से जानते थे और मिलते ही वे एक दूसरे से जुड़ गए, जिससे उसे बुरा भला कहने लगे। उसने बहुत ध्यान से कैंडल लाइट डिनर बनाया था और उसका यह नतीजा निकला। वह दोबारा कभी कैंडल लाइट डिनर नहीं बनाएगा। जियाओली समझाता रहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं उस समय बहुत नर्वस था इसलिए मैंने ध्यान से नहीं सोचा। चुप रहो, झाओ जुनवेन दहाड़ा। वह इस औरत को देखकर गुस्से से भर गया जो झूठ बोल रही थी। इस समय बहुत से लोग बाहर जमा हो गए थे। वे घर पर सो रहे थे और अचानक उन्हें यहाँ का शोर सुनाई दिया, इसलिए वे क्यूरियोसिटी में यहाँ आए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? झाओ जुनवेन, जियाओली, क्या वे सब दिन में एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे थे? आज रात वे ऐसे क्यों हैं? कौन जानता है, आजकल यंग कपल्स में बहस होना नॉर्मल है। बहुत देर हो गई है और जियाओली झाओ जुनवेन के घर पर है। कुछ तो साफ तौर पर गड़बड़ है। जियाओली के गंदे कपड़े और लाल चेहरे को देखो, उसने साफ तौर पर अभी अभी ये किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि झाओ जुनवेन बाद में इससे इनकार करने का प्लान बना रही हो? मैं कहूँगा कि ऐसा हो सकता है। आजकल कोई भरोसेमंद आदमी नहीं है। तुमने सच में मुझ पर चिल्लाया? जियाओली ने मुंह बनाया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैं? झाओ जुनवेन चुप रह गई। उसने अपना दिल और सख्त कर लिया और अपना सिर घुमा लिया, अब जियाओली के बारिश से भीगे चेहरे को नहीं देख रहा था। झाओ जुनवेन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जियाओली ने अपना मुंह बंद किया और रोते हुए बाहर भाग गई। ये देखकर विला के बाहर खड़े लोगों ने सिर हिलाया और आह भरी। झाओ जुनवेन जियाओली जैसी अच्छी औरत को छोड़ सकता है, वह सच में एक घटिया आदमी है। मुझे पहले लगा था कि ये दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन किसे पता था। आप किसी इंसान का चेहरा जान सकते हैं लेकिन उसका दिल नहीं। मैं बाद में वापस जाऊंगा और फोरम पर झाओ जुनवेन का असली रंग दिखाऊंगा ताकि दूसरों को पता चले कि वह कैसा इंसान है। मैं भी जाऊंगा, हमें इस तरह के कमीने को सामने लाना होगा ताकि और औरतें धोखा न खाएं। जो आदमी बिना किसी फीलिंग के पीछे हट जाता है वह जानवर से भी बुरा होता है। डॉट डॉट डॉट। झाओ जुनवेन ने देखा कि सब लोग उस पर उंगली उठा रहे थे और उसका नाम खराब कर रहे थे। उसका गुस्सा और भी बढ़ रहा था। तुम क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ सब लोग।
छी! सबने झाओ जुनवेन को बुरी नज़र से बीच वाली उंगली दिखाई और फिर अपने घरों को चले गए। फोरम पर झाओ जुनवेन के घटिया बर्ताव को सामने लाने का प्लान बना रहे थे। तभी कियान वानयांग और चेन याओ वापस आ गए, लेकिन उन्हें ये जानने की उत्सुकता हुई कि ये पड़ोसी झाओ जुनवेन के दरवाजे के पास इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे। बॉस, आप कहाँ हैं? इन लोगों की हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए वे दोनों जोर जोर से चिल्लाए। उन्हें लगा कि वांग हाओ ज़रूर आसपास ही होगा। मैं यहाँ हूँ। वांग हाओ ऊपर से नीचे आया और सीधे खाना ढूंढने के लिए फ्रिज के पास गया। झाओ जुनवेन के पास से गुजरते हुए वांग हाओ अचानक रुक गया और उसने एक भान उठाई। बूढ़े झाओ, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? क्या ये तुम्हारा पहली बार है? वांग हाओ। झाओ जुनवेन दहाड़ा, अपनी मुट्ठियां भींचकर और वांग हाओ पर जोर से हमला किया। होली क्रैप! वांग हाओ ने अपना पैर मोड़ा और आसानी से बच निकला। बूढ़े झाओ, तुम किस बात पर पागल हो रहे हो? वांग हाओ कंफ्यूज और हैरान लग रहा था। चुप रहो! झाओ जुनवेन का गुस्सा बढ़ गया और उसके मुंह की जोर से हवा की एक डरावनी लहर निकली जो वांग हाओ की ओर बढ़ रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, है ना? वांग हाओ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह आगे बढ़ा, तुरंत झाओ जुनवेन के पास आया और अपनी हथेली से उसके पेट पर मारा। फट! तुरंत झाओ जुनवेन ने मुंह भर खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। बॉस, उसने तुम्हें क्यों मारा? कियान वानयांग ने पूछा अजीब तरह से। कौन जाने, शायद आज रात उसका चिकन पेट में नहीं गया। वांग हाओ ने एक पल सोचा, फिर अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। वह ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए ही कमरे को देखने गया था, लेकिन झाओ जुनवेन ने न सिर्फ काम पूरा कर लिया था बल्कि सब कुछ साफ भी कर दिया था। इन सभी निशानियों से पता चल रहा था कि झाओ जुनवेन में सिर्फ 1 दर्जन सेकंड का स्टेमिना था। लेकिन बदकिस्मती से वांग हाओ ने ये देख लिया था और शायद उसे इसे सहने में बहुत शर्म आ रही थी, इसीलिए उसने गुस्सा निकाला। आज रात चिकन पेट में नहीं गया। कियान वानयांग और चेन याओ कंफ्यूज थे। वे किस तरह का चिकन खा रहे थे? वांग हाओ ने झाओ जुनवेन को हमदर्दी भरी नज़र से देखा और आह भरी, बूढ़े झाओ, तुम आखिर एक मार्शल आर्टिस्ट हो। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम एक फ्लैश बनोगे। कितना दुखद और दुख की बात है। झाओ जुनवेन ने फिर से मुंह से खून थूका। वह सच में जानना चाहता था कि पिछली जिंदगी में वांग हाओ से उसकी क्या दुश्मनी थी कि इस जिंदगी में भी उसका पीछा किया जाएगा। धरती पर उसकी नींद उड़ गई थी। जैसे ही वह आखिरकार साए से बाहर निकला, इस कमीने ने प्यार पर से उसका भरोसा उठवा दिया। और अभी अभी उसने उन पड़ोसियों को उसे घटिया कहने पर मजबूर कर दिया। अब तो वह उसकी तुलना फ्लैश से भी कर रहा था। इस कमीने ने न सिर्फ उसे शारीरिक दर्द दिया बल्कि उसके कैरेक्टर की भी बेइज्जती की और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी उसने बार बार सताया था। इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? वांग हाओ ने पूछा। कियान वानयांग ने जल्दी से कहा, बॉस, आपको अभी भी याद होगा जब हम पहली बार 11th ब्रांच पहुंचे थे तो झाओ कुंगसी नाम का एक आदमी था जो आपको परेशान करने के लिए विला में आया था और आखिर में आपसे हार गया था, है ना? वांग हाओ ने इसके बारे में सोचा और ऐसा लगा कि सच में ऐसी कोई घटना हुई थी। झाओ कुंगसी और उसके छोटे भाइयों के गैंग की आखिर में उसने धुनाई कर दी। चेन याओ ने कहा, हमने जांच की और पाया कि झाओ कुंगसी मैड स्वॉर्ड सोसाइटी का मेंबर है और इस बार जिसने हमारा विला तोड़ा वह मैड स्वॉर्ड सोसाइटी का लीडर सूमो है। हम्फ! वांग हाओ ने नाक से कुड़ी, एक मामूली मैड स्वॉर्ड सोसाइटी मेरे सामने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तुम मैड स्वॉर्ड सोसाइटी से पंगा लेने की तो नहीं सोच रहे हो, है ना? झाओ जुनवेन ने अपनी छाती पकड़ ली और नफरत से कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मत जाओ। मैड स्वॉर्ड सोसाइटी 11वीं ब्रांच का सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 300,000 से ज़्यादा मेंबर हैं। अगर तुम गए तो तुम पक्का मौत को गले लगाओगे। हाहा! जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कियान वानयांग और चेन याओ जोर से हंस पड़े। वांग हाओ की अपनी ताकत का तो कहना ही क्या, उसके पास जो ब्लैक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट था वह मार्शल मास्टर कल्टीवेशन वाले 300,000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को आसानी से संभाल सकता था। 300,000 मार्शल सेक्ट्स की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा उन्हें सच में यकीन नहीं था कि ये 300,000 स्टूडेंट्स आगे बढ़कर उनसे लड़ने की हिम्मत करेंगे। ठीक है, सब लोग जल्दी सो जाओ। कल हम उस मैड स्वॉर्ड सोसाइटी को ढूंढेंगे। वांग हाओ ने हाथ हिलाया, फ्रिज से कुछ खाना निकाला और ऊपर चला गया। कियान वानयांग और चेन याओ ने एक दूसरे को देखा और पूछा, बॉस, क्या हम आज रात यहीं रुकेंगे? ज़रूर, क्या आप नहीं बता सकते? वांग हाओ ने दोनों को नफरत से देखा। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, घर पर दोस्तों पर भरोसा करो, घर से दूर शहर के लोगों पर भरोसा करो। अब जब हम बेघर हैं तो बूढ़ा झाओ मेरे शहर के आदमी के तौर पर हमें अपने आप अपने घर में ले लेगा। छी! झाओ जुनवेन के सीने में दर्द हुआ। ये बदमाश इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? उसके बॉलर्स पर लात मारने, उसकी इज्जत खराब करने, उसके कैरेक्टर को बदनाम करने और उसके शरीर को चोट पहुंचाने के बाद भी
वह बेशर्मी से उसके घर में घुस गया। सच में, स्वर्ग की कोई आंखें नहीं होती और बुरे लोग पावर में होते हैं। रोज सोसाइटी के हेडक्वार्टर में लड़कियों का एक ग्रुप जियाओ ली को दिलासा दे रहा था, जो अभी अभी लौटा था। जियाओ ली, अब और मत रो। आखिर हुआ क्या था? झाओ जुनवेन ने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या झाओ जुनवेन के मन में तुम्हारे लिए वैसी फीलिंग्स नहीं हैं? नामुमकिन। मेरे अनुभव में, जब कोई आदमी किसी औरत को अपने घर डिनर पर बुलाता है तो वह पक्का कबूल करेगा। जियाओ ली, क्या तुमने वैसा ही किया जैसा हमने कहा और ज़्यादा प्रोएक्टिव रही? उद्धरण चिन्ह। मैंने एक अनजान आदमी को भाई झाओ समझ लिया और फिर भाई झाओ ने देख लिया। जियाओ ली सिसकने लगी और उसके चेहरे पर बेकाबू आंसू बहने लगे। क्या? वहां मौजूद लड़कियां हैरानी से बोलीं। क्या जियाओ ली बेवकूफ़ थी? वह अपने ही आदमी को कैसे गलत समझ सकती थी? जियाओ ली, असल में क्या हुआ था? तुम इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती कि अपने ही आदमी को ना पहचानो, है ना? रोज सोसाइटी की लीडर युआन लिंग पास आए और मुंह बनाकर पूछा। जियाओ ली सिसकते हुए बोली, आज रात भाई झाओ ने सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जलाकर कैंडल लाइट डिनर बनाया था। फिर उसने मुझे अपनी बात बताई और मैं मान गई। उसके बाद मैंने आप सबकी बात मानी और ज़्यादा एक्टिव रही, लेकिन भाई झाओ के पास कॉन्डोम नहीं थे, इसलिए वह कुछ खरीदने चला गया। लेकिन तभी दरवाज़ा लात मारकर खोला गया। क्योंकि मोमबत्ती की रोशनी कम थी, मैंने साफ साफ नहीं देखा कि कौन अंदर आया और मुझे लगा कि भाई झाओ बहुत बेसब्र है। और फिर इस आदमी ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। युआन लिंग के चेहरे पर गुस्से की एक झलक आ गई। ये बिगड़ा हुआ चोर न तो जल्दी गया और न ही देर से, बल्कि ठीक उसी समय जब झाओ जुनवेन निकला और उसने दरवाज़ा भी लात मारकर खोला। ये साफ तौर पर पहले से प्लान किया हुआ था। उसने मेरे पूरे शरीर को छुआ और भाई झाओ से ये भी कहा कि मैं खुद को बेच रही हूँ। जियाओ ली अचानक फिर से रोने लगी, वान हाओ की बाहों में नशे की हालत और इतनी बेइज्जती की याद के बारे में सोचकर। काश उसे कोई छिपने की जगह मिल जाती। उस आदमी ने सच में तुम्हारी ऐसी बुराई की? वहां मौजूद सभी लड़कियां गुस्से में थीं। उनकी रोज सोसाइटी की हर मेंबर एक इज्जतदार परिवार की लड़की थी। उस आदमी का जियाओ ली को इस तरह बेइज्जत करना उनकी पूरी रोज सोसाइटी को बेइज्जत करना था। और झाओ जुनवेन ने बाद में तुम पर यकीन नहीं किया? युआन लिंग ने ठंडे चेहरे से पूछा। वह झाओ जुनवेन को बहुत मानती थी और उसने जियाओ ली को उसे सौंप दिया था, लेकिन किसे पता था कि वह जियाओ ली के बजाय एक बिगड़ल पर यकीन करेगा। जियाओ ली कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। कमीने, युआन लिंग ने गुस्से में टेबल पर जोर से मारा, वह हमारी रोज सोसाइटी की बहनों को कैसा इंसान समझता है। झाओ जुनवेन, मैं तुम्हें पक्का ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। सिस्टर युआन लिंग, तुम भाई झाओ को दोष नहीं दे सकती। जियाओ ली ने विनती की। जियाओ ली, तुम्हें ऐसे आदमी के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। वह तुम पर भरोसा भी नहीं करता, उसमें क्या अच्छा है? तुम उसके साथ सिर्फ 1 महीने से भी कम समय से हो, इसलिए गलती होना नॉर्मल है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि झाओ जुनवेन तुम्हें कैसा इंसान समझता है। तुम ऐसे आदमी को बिल्कुल नहीं रख सकती। बिना बेसिक भरोसे के, भले ही तुम साथ हो, जिंदगी आसान नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग बहस करना बंद करो। युआन लिंग ने टेबल पर जोर से मारा, फिर पूछा, जियाओ ली, क्या तुम अब भी इस आदमी को पहचानती हो? जियाओ ली ने जोर से सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि अगर वह राख में बदल भी जाए तो भी वह इस आदमी को पहचान लेगी। ठीक है जियाओ ली, इन दिनों ध्यान से देखो। हमें इस बिगड़े हुए चोर को ढूंढना होगा और उसे बताना होगा कि हमारी रोज सोसाइटी को भड़काने का क्या नतीजा होगा। युआन लिंग का चेहरा बहुत ठंडा था। फारलाइट इक्विपमेंट स्टोर। लेजुवान ने डायमेंशनल पोशन यून चुयाओ को दिया। बहन यून, जल्दी से इसे पी लो। एक बार इसे पी लो तो तुम डायमेंशनल स्पेस को समझ पाओगी, जिया वेई ने जल्दी से कहा। ये वांग हाओ सच में एक मॉन्स्टर है। यून चुयाओ ने अपने हाथ में डायमेंशनल पोशन देखा और खुद को हैरानी से कहने से रोक नहीं पाए। फार्मासिस्ट गिल्ड में एक फार्मासिस्ट जो नए पोशन बना सके, वह बहुत कम होता है, और 17 साल की उम्र में ऐसा करने वाला फार्मासिस्ट तो और भी अजीब है। लिंग लिंग ने यून चुयाओ के हाथ में डायमेंशनल पोशन को जलन से देखा। वह एक एंड्रॉइड थी और डायमेंशनल पोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। वैसे मेरी प्यारी जुबान गन मास्टरी की तुम्हारी समझ कैसी चल रही है? यून चुयाओ ने अचानक पूछा। लेजुवान कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि उसकी गन मास्टरी अभी पूरी तरह से नेचुरल होने के स्टेज तक नहीं पहुंची थी। उस बड़े बुरे अंडे वांग हाओ ने तो बस कुछ दर्जन गोलियां चलाईं, लेजुवान उसे कैसे समझ सकती थी? जिया वेई मुंह बनाया और शिकायत करने लगी। कुछ दर्जन शॉट। यून चुयाओ का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने वांग हाओ के लिए लाखों गोलियां तैयार की थीं, लेकिन उसने सिर्फ कुछ दर्जन गोलियां चलाईं। यह उसकी तरफ से बहुत बेइज्जती थी। माँ, कुछ दर्जन गोलियां ही काफ़ी हैं, लेजुवान ने आह भरी।
जब मैंने वांग हाओ को वॉइड शैटरिंग ट्रू क्यूई बुलेट सिखाई थी तो उसने मुझे सिर्फ एक गोली चलाते हुए देखा और फिर उसे एकदम नेचुरली समझ लिया। क्या? युन चुयाओ हैरानी से बोली, उसकी बादाम जैसी आंखें बड़ी हो गईं। जिया वेईवेई ने अचानक उदास चेहरे से कहा, मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। इस बच्चे को क्या हुआ है? युन चुयाओ ने पूछा। लेजुवान ने अपना सिर हिलाया, उसे एक झटका लगा था। जब वांग हाओ ने वॉइड शैटरिंग ट्रू क्यूई बुलेट को समझा तो वह भी वहां मौजूद थी। क्या राक्षस है? युन चुयाओ ने सांस छोड़ी।